आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1988 की मूवी बिग। इस मूवी में 13 साल का एक बच्चा चाहता है कि वो बड़ा बन जाए और दूसरे दिन वो बड़ा बन भी जाता है। वो डायरेक्टली 30 साल का हो जाता है। उसके लाइफ में फिर क्या क्या होता है, ये इस मूवी की स्टोरी लाइन है। टॉम हैंक जैसे बहुत ही अच्छे एक्टर्स इस मूवी में हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारे मूवी का लीड कैरेक्टर दिखता है। 13 साल का जॉश अपने कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होता है। उसे कंप्यूटर्स में बहुत सारा इंटरेस्ट होता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर खेलने जाता है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है बिली, उसके साथ वो खेलता है। खेलने के बाद वो हैंग आउट कर रहे होते हैं, वो लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी सिंथिया जॉश को देखकर हंसती है। बिली उसे बोलता है कि तुम उसे अच्छे लगते हो। जॉश को भी वो पसंद आती है तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। वो जब घर आते हैं तो उसके पेरेंट्स उसके रूम में उसकी सिस्टर को शिफ्ट कर देते हैं। उसकी एक छोटी सी सिस्टर होती है, उसकी क्रिब वो वहाँ उसके रूम में शिफ्ट कर देते हैं। उसे ये अच्छा नहीं लगता, पर इसके अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बिली दिखाया गया है। बिली के घर में हमेशा झगड़े चलते रहते हैं। बिली एक अच्छा लड़का होता है जो अपने फैमिली को हेल्प करता है। रात में जब जॉश और बिली दोनों सोने को जाते हैं तो अपने वॉकी टॉकी में वो बात करते हैं। जॉश की मदर उसे वॉकी टॉकी बंद करने को बोलती है। बिली और जॉश की उस वॉकी टॉकी पर बात होती है और बिली जॉश को बोलता है कि सिंथिया तुम्हें भी पसंद करती है। वो पहले जिस लड़के को पसंद करती थी उनकी अब फाइट हो चुकी है, तो इसलिए तुम्हारा अब चांस है। नेक्स्ट दिन उनके शहर में रोलर कोस्टर आई हुई होती है। जॉश के पेरेंट्स उसे फिर वहाँ लेकर जाते हैं। वहाँ उसे सिंथिया भी दिखती है। सिंथिया एक राइड पर जाने वाली होती है तो जॉश भी वहाँ जाना चाहता है। वो उसके पेरेंट्स से पैसे लेता है और उन्हें जाने के लिए बोलता है। वो वहाँ जाकर वहाँ खड़ा हो जाता है। सिंथिया भी उससे बात करने लग जाती है। सिंथिया उससे पूछती है कि क्या तुम इस राइड पर पहले गए हो, तो वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पहले गया हूँ। वो डर रही होती है। फिर एक लड़का सिंथिया के यहाँ आकर वहाँ खड़ा हो जाता है। एक्चुअल में सिंथिया उसके साथ डेट पर आई हुई होती है। इस राइड के लिए लाइन होती है, वहाँ फिर वो जॉश को आगे कर देते हैं। सिंथिया जॉश के साथ नहीं आने वाली होती। राइड का जो सुपरवाइजर होता है वो बोलता है कि तुम्हारी हाइट बहुत ही कम है, तुम ये राइड नहीं कर सकते। उसे बहुत ही स्टूपिड फील होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके पास राइड के लिए जो पैसे होते हैं वो तो होते ही है, तो इसलिए वो वहाँ घूमता है। वहाँ घूमते घूमते वो एक गेम की मशीन पे आ जाता है। ये एक जोलॉफ्ट मशीन होती है। ये चालू नहीं हो रही होती तो जॉश उसे धक्का देता है। उसमें पैसे डालता है और ये जो गेम होता है उसमें उसे पूछा जाता है कि तुम एक विश मांग सकते हो। फिर वो विश करता है कि वो बड़ा बन जाए। थोड़ी देर बाद उसे एक कार्ड मिलता है और उस कार्ड में लिखा होता है कि तुम्हारी विश ग्रांट हो चुकी है। इसे ये मशीन बहुत ही अजीब लग रही होती है। जब वो देखता है तब उसका प्लग जो होता है वो ऑन ही नहीं होता। फिर वो वहां से भाग जाता है। रात में हमें एक जोर का तूफान आया हुआ दिखता है। जब सुबह होती है तो नीचे से जॉश की मदर उसे उठाती है। जॉश जागता है और बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाकर देखता है तो वो बड़ा हो चुका होता है। उसे बिलीव नहीं होता। अपने आईज को वो फिर से वॉश करता है और देखता है, पर वो अब सचमुच में बड़ा हो चुका है। उसकी हाइट बड़ी हो चुकी होती है, उसकी छाती पर हेयर्स होते हैं और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वो भागकर अपने रूम में जाता है। वो कपड़े पहनने की कोशिश करता है, पर उसके अपने ओल्ड कपड़े अब उसे नहीं आते। वो उसके पैंट में एक कार्ड देखता है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी विश ग्रांट हो चुकी है। फिर वो अपने फादर के स्वेटशर्ट में घर से निकल जाता है। उसकी मदर को मालूम नहीं होने देता। फिर वो उस जगह जाता है जिस जगह वो कल रात था, पर अब वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो फिर जब घर जाता है तो अपनी मदर के सामने आता है। उसकी मदर को लगता है कि कोई उसके घर में अचानक से घुस गया है, क्योंकि अब जॉश बड़ा हो चुका है तो वो उसे पहचानती नहीं। जॉश उसे समझाने की कोशिश करता है। जॉश उसे बोलता है कि तुम मुझे कुछ भी पूछ सकती हो, मैं जॉश के बारे में सब जानता हूँ। उसकी मदर बहुत ही डर जाती है। वो बोलता है कि मेरे बम पर एक बर्थ मार्क भी है। वो अपनी पैंट निकालता है तो और भी उसकी मदर डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है। जॉश वहाँ से डर कर भाग जाता है। फिर वो भाग करके डायरेक्टली स्कूल आ जाता है। बिली खेल रहा होता है। बिली जब ब्रेक पर आता है तो वो उससे बात करना चाहता है। बिली बहुत ही डर जाता है। उसे लगता है कि ये स्ट्रेंजर मुझसे क्यों बात कर रहा है। फिर जॉश उसे समझाने की कोशिश करता है। वो समझ नहीं रहा होता। जॉश फिर उनका जो प्राइवेट सॉन्ग होता है वो सिंग करने लग जाता है। फिर बिली को विश्वास हो जाता है। बिली फिर जॉश के लिए कुछ कपड़े लेकर आता है। उसका जो सामान होता है वो एक बैग में भरकर वो इसके लिए लेकर आता है। वो उसे बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। वो हमें फिर बस स्टॉप पे दिखाए गए हैं। बिली उसे अपने पेरेंट्स के कुछ पैसे दे देता है। वो दोनों फिर अब न्यूयॉर्क जाने वाले होते हैं। ये जो फेयर थी जो उनकी सिटी में आई थी वो अब न्यूयॉर्क में होती है। जॉश एक्चुअली न्यूयॉर्क के बाहर रहता है।
तो ये जो फेयर होती है वो न्यूयॉर्क में ही होने वाली होती है। अब जॉश और बिली न्यूयॉर्क में जाकर इस फेयर को ढूंढने वाले होते हैं और उस झोला मशीन को वहाँ ढूंढने वाले होते हैं, और फिर वो उस झोला मशीन को ढूंढकर सब ठीक करने वाले होते हैं। जब वो दोनों न्यूयॉर्क आते हैं तब उन्हें वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ अच्छा नहीं लगता। उन्हें वहाँ ड्रगिस्ट मिलते हैं, कुछ प्रोस्टिट्यूट भी वहाँ मिलती है। एक बहुत ही थर्ड क्लास होटल में बिली और जॉर्ज जाते हैं। उनके पास उतने पैसे नहीं होते तो बिली उससे बोलता है कि तुम्हें यही रहना पड़ेगा। ये जो होटल होता है इसमें वायलेंस की आवाज़ें आती रहती हैं, गन शॉट्स वगैरह सब यहाँ सुनाई देता है। बिली वहाँ से जा रहा होता है तो जॉर्ज उससे पूछता है तो तुम क्या जा रहे हो। बिली वहाँ से जाता है क्योंकि उसे 10 बजे के पहले घर जाना होता है। वो जॉश को वार्न कर कर जाता है कि तुम अपना ख्याल रखो। जॉश फिर रो रो कर सो जाता है। नेक्स्ट दिन जॉश और बिली ये दोनों एक आर्केड शॉप्स विजिट कर रहे होते हैं। वो बहुत सारे आर्केड शॉप विजिट करते हैं और ढूंढते हैं कि वो झोला मशीन वहाँ है या नहीं। फिर उनका प्लान होता है कि वो सिटी के जो भी फेयर्स होते हैं उनकी लिस्ट लेंगे, तो इसलिए वो एक ऑफिस में जाते हैं। वहाँ की जो लेडी होती है वो उन्हें बोलती है तुम्हें इसके लिए एक फॉर्म फिल करना होगा। वो बोलती है कि वेटिंग पीरियड 4 वीक्स का होता है। जॉर्ज बहुत ही डर जाता है। वो बिली से बोलता है कि मैं इतने 4 वीक्स क्या करूँगा। बिली उसे बोलता है कि तुम कुछ भी जॉब वगैरह कर सकते हो। फिर वो दोनों एक आइसक्रीम पार्लर में आते हैं और न्यूज़पेपर में देख रहे होते हैं कि कहाँ जॉब्स वगैरह है। बिली उसे एक कंप्यूटर्स का जॉब बताता है। जॉश को कंप्यूटर्स के बारे में बहुत कुछ पता होता है तो इसलिए वो ये जॉब कर सकता है। ये जो जॉब होता है ये एक टॉयज शॉप में होता है। मैकमिलन टॉयज इस कंपनी का नेम होता है। बिली जब इंटरव्यू में जाता है तो इंटरव्यू लेने वाला उसे बोलता है कि तुम्हें 4 साल का एक्सपीरियंस है। वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है। फिर बिली को वो जॉब मिल जाती है। इस इंटरव्यू के सीन में ही हमें सूजन दिखाई गई है। सूजन वहाँ मार्केटिंग में काम करती है। सूजन की सेक्रेटरी अच्छे से काम नहीं कर रही होती, इसलिए वो उस इंटरव्यूअर के सामने आती है और बोलती है कि तुम्हें मुझे अच्छी सी सेक्रेटरी देनी चाहिए। उसके ऑफिस में एक कोवर्कर को बच्चा होने वाला होता है। उसके लिए सब सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं पर सूजन उसमें भी शामिल नहीं होती। जब वो अपने ऑफिस में आकर बैठती है तो टेस्टिंग के लिए उसे एक डॉल दी जाती है। वो उस डॉग को भी फेंक देती है, वो उस डॉल को भी फेंक देती है। वो बहुत ही इरिटेट होती है उसके जॉब से। वो थोड़ी भी खुश नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि जॉश अब कंप्यूटर्स पे है। वो बहुत ही फास्ट काम कर रहा होता है तो उसका कोवर्कर उसे बोलता है कि तुम्हें इतना फास्ट काम नहीं करना चाहिए। तुम अगर बहुत ज़्यादा काम करोगे तो हमारी जॉब भी जा सकती है। सुजन का बॉयफ्रेंड होता है पॉल, वो भी मार्केटिंग में होता है। सुजन और पॉल ने एक पूरी टॉयज़ की लाइन ही क्रिएट की होती है पर वो लाइन ड्रॉप हो जाती है क्योंकि उनके सेल्स उतने अच्छे नहीं आ रहे होते। सुजन परेशान होकर पॉल से मिलने आती है। पॉल को उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। नेक्स्ट सीन में जॉश अपनी मदर को कॉल करता है। अपनी मदर को कॉल कर कर वो बोलता है कि तुम्हारा बच्चा ठीक है, वो जल्द से जल्द घर आ जाएगा। उसकी मदर डर जाती है और बोलती है कि उसे कुछ भी मत करो, अगर तुमने उसे कुछ किया तो तुम तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पछताओगे। उसकी मदर उससे एक प्रूफ मांगती है कि जॉश अच्छा है, ठीक है। फिर जॉश उसे पूछता है कि तुम ऐसी कुछ चीज़ बताओ कि सिर्फ जॉश को ही पता हो। फिर वो उसे बोलती है कि मैं वो जब छोटा बच्चा था तो उसे एक लोरी सुनाती थी, उसका नाम मुझे बताओ। फिर जॉश उसे सिंग कर कर बताता है। उसकी मदर रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में सुजन, पॉल और कंपनी का हेड जो होता है मैकमिलन, वो सब रास्ते से जा रहे होते हैं। सुजन और पॉल उसे सब स्टैटिस्टिक्स समझा रहे होते हैं और फिर वो जॉश से टकरा जाते हैं। जॉश बहुत ही जल्दी में होता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द काम खत्म करना होता है, तो उसके बॉस मैकमिलन उससे बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। वो पॉल को बोलते हैं कि हसल ज़िंदगी में ज़रूरी है। कंपनी में बहुत ही अच्छा काम करता है और उसे एक पे चेक मिलता है। $142 का ये पे चेक होता है और ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसके कोवर्कर्स को वो कम लग रहा होता है पर इसके लिए फॉर्चून होती है। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ बैंक आता है। बैंक में लेडी उससे पूछती है कि तुम्हें ये कैसे चाहिए, तो बिली और वो डिस्कस करते हैं और सब एक $1 में वो सब पैसे लेते हैं। वो बहुत ही खुश होते हैं और पूरे दिन भर वो मज़े करते हैं। रात में सब खा पी कर जॉश बोलता है कि मेरा पेट बहुत ही दुख रहा है। उन्होंने बहुत ही एंजॉय किया होता है। रात में अब जॉश का पेट दुखने लग जाता है तब वो अपने फादर को कॉल करता है। जॉश फिर सेल्स रिपोर्टर का एक ढोंग लेता है और अपने फादर से पूछता है कि हम एक सर्वे कर रहे हैं, तो अगर आपके बच्चों को रात में कुछ पेट वगैरह दुखे तो आप क्या देंगे। उसके फादर उसे मेडिसिन का नाम बताते हैं। जॉश फिर वो लेकर सो जाता है। नेक्स्ट दिन जॉश सिटी में घूम रहा होता है तो एक टॉय की शॉप में जाता है। वो सब टॉयज से खेलने लग जाता है। वहाँ वो अपने बॉस मैकमिलन से टकरा जाता है।
वो दोनों एक टॉय के बारे में बात करते हैं। जॉश तो अंदर से 13 साल का लड़का ही है, इसलिए उसे टॉयज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। उसकी इनसाइट बहुत ही एक्यूरेट होती है। ये उसके बॉस को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो घूमते घूमते उस टॉय शॉप में एक फ्लोर पियानो पे आ जाते हैं। जॉश उस पियानो से खेलने लग जाता है और उसे वो पियानो बजाना अच्छा लगता है, तो वो उसे बजाने लगता है। उसके बॉस भी उस पियानो को जानते हैं कैसे प्ले करना है, तो वो दोनों एक ट्यून प्ले करते हैं। सारे लोग उनके आसपास खड़े हो जाते हैं और वो दोनों एक मूवमेंट शेयर करते हैं। सीन में हमें दिखता है कि सुजन और पॉल डिस्कस कर रहे होते हैं। पॉल सुजन को बता रहा होता है कि जॉश को प्रमोशन मिल चुका है, जॉश का हेड हो चुका होता है। पॉल से भी बड़ा ऑफिस जॉश को मिल गया होता है। जॉश के बॉस को बहुत ही अच्छी लगती है जॉश की इनसाइड, तो इसलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है। फिर बिली जॉश के ऑफिस में आता है। जॉश उसे बोलता है कि यहाँ बहुत सारे टॉयज़ हैं, इन टॉयज़ से मैं खेलता हूँ और सबको बताता हूँ कि मुझे ये कैसे लगे। ये उसका जॉब होता है। बिली को बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसा भी जॉब कितना अच्छा है। नेक्स्ट सीन में सुजन और पॉल अपने अपार्टमेंट में होते हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये जॉश कहाँ से आया है। पॉल बोलता है कि मैंने बहुत जगह ढूंढने की उसे कोशिश की, पर मुझे जॉश का कोई भी पता नहीं मिला। नेक्स्ट सीन जो है, ये एक मीटिंग होती है। मैकमिलन, उसके सब एम्प्लॉयज़, यहाँ पॉल भी होता है, जॉश भी होती है और सुजन भी होता है। पॉल सब नंबर उन्हें बता रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि कैसे मार्केट ग्रोथ हुई है। वो एक न्यू टॉय भी ट्राई करने वाले होते हैं। ये एक बिल्डिंग होती है जो रोबोट में कन्वर्ट हो जाती है। पॉल मीटिंग खत्म होने के बाद बोलता है कि किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। जॉश बोलता है कि ये कैसा टॉय है, मुझे ये समझ में नहीं आया। पॉल को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो जॉश बोलता है कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग है जो रोबोट में कन्वर्ट हो जाती है, इसे खेलने में मज़ा नहीं आएगा। वो बोलता है मज़ा तब आएगा जब रोबोट कुछ चीज़ों में बदल जाए, यानी कि रोबोट अगर बग में ट्रांसफॉर्म हो गया तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है। सबको ये आइडिया बहुत ही अच्छी लगती है। मैकमिलन को भी ये आइडिया पसंद आती है। पॉल ये सब पर्सनली लेता है। उसका टॉय रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए वो बहुत ही हर्ट हो जाता है। सुजैन से वो ये सब बात करता है। फिर जॉश और बिली अपने लिए अपार्टमेंट देखते हैं। दोनों अपार्टमेंट रेंट कर लेते हैं और उसमें सब खेलने की चीज़ें लेते हैं। फिर वो दोनों हमें सिटी में दिखाए गए हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। जॉश अपने मदर को लेटर लिखता है। वो उस लेटर में लिखता है कि मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ, मैं बाहर भी जाता हूँ, मैं पार्क में भी जाता हूँ, मैं ठीक हूँ। इस लेटर में वो लिख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जॉश को पार्टी में जाना होता है, तो बिली और वो सूट की शॉपिंग में आते हैं। जब वो उस शॉप में आते हैं तो उसके ओनर को हैरान कर देते हैं। फिर जॉश को एक बहुत ही अटपटा सूट पसंद आता है। वो सूट पहनकर ही वो पार्टी में आ जाता है। जब वो आता है तब सब उस पर हंसने लगते हैं। इस पार्टी में सुजन और पॉल होते हैं। पॉल हमेशा बिजनेस की बात ही करता रहता है, इसलिए सुजन उसके टेबल से उठकर चली जाती है। फिर वो मैकमिलन से बिजनेस की ही बात करना चाहती है, पर मैकमिलन उसे बोलते हैं कि एक पार्टी है, तुम्हें ड्रिंक्स लेने चाहिए, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। जॉस नई नई चीज़ें सब ट्राई कर रहा होता है, अलग अलग चीज़ें वो खा रहा होता है। फिर सुजैन आकर उससे बात करना चाहती है। वो बोलती है कि ये बहुत ही बोरिंग पार्टी है, हर पार्टी में सेम ही बातें सब करते रहते हैं और हमेशा एक ही बातें होती रहती है। जॉश को वहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा होता। फिर सुजैन उसे बोलती है कि चलो हम अब बाहर जाते हैं। कंपनी के कार में बैठते हैं। सुजैन बोल रही होती है कि ऑफिस में हम किसी को भी जान नहीं सकते, अच्छे से तुम्हें उसे जानना होगा तो तुम्हें डेट पर वगैरह ही जाना पड़ता है। जॉश पर उसकी बातें वगैरह नहीं सुन रहा होता, वो गाड़ी से ही खेल रहा होता है। गाड़ी की विंडोज़ को हाथ लगाता है, लॉक्स वो ऊपर नीचे करता है। फिर वो गाड़ी के रूप से बाहर देखने के लिए खड़ा हो जाता है। सुजैन को भी ऊपर बुलाता है। वो सुजैन को बोलता है कि ये मेरी अपार्टमेंट थी। सुजैन और वो फिर उसके घर आ जाते हैं। सुजैन उससे बोलती है कि इतनी जल्दी मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहिए। जॉश को पता नहीं चलता कि ये क्या बोल रही है और उसे वो अंदर इनवाइट करता है। सुजैन अंदर आकर जब देखती है तो उसे उसका घर बहुत ही अजीब लगता है। वहाँ ट्रैम्पोलिन भी होती है, उसे देखकर वो एक्साइटेड होती है, पर वो खेलना नहीं चाहती। फिर जॉश उसे बोलता है कि तुम्हें इस पर चढ़ना चाहिए, तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। जॉश उसके शूज़ वगैरह निकालता है और फिर उसे जंप करना सिखाता है। फिर वो रात में गेम्स खेलते हैं। जब वो सोने जाते हैं तो उनका एक प्रॉपर बेड नहीं होता। जॉश आता है और ऊपर जाकर सो जाता है। उनके बीच रात में कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट दिन सुजैन और पॉल कार में होते हैं। पॉल फिर से अपने बिजनेस की बातें कर रहा होता है, तो सुजैन फिर गाड़ी से खेलने लग जाती है। वो रेडियो चेंज करती है, पर पॉल उसे बोलता है कि ऐसे बच्चों जैसा क्यों कर रहे हो। सुजैन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है।
पॉल को समझ में नहीं आता कि जॉश कैसा है, तो इसलिए वो उसे गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। पॉल उसे गेम्स के सब टर्म सिखाता है और जब वो खेलने लग जाते हैं तो जॉश जीतने लग जाता है। फिर पॉल चीटिंग करने लग जाता है। जॉश और पॉल की फिर लड़ाई हो जाती है। पॉल उसे पंच कर देता है। जॉश के नाक से खून आ रहा होता है तो सुजैन उसे टेंड कर रही होती है। वो उसे बोलती है कि पॉल तुमसे डरता है इसलिए वो ऐसा करता है। जॉश उसे बोलता है कि तुम भी उसके साथ ही काम करती हो, उसके जैसा ही तुम काम करती हो, पर तुम कितनी अच्छी हो। सुजैन फिर उसे किस करती है। रात में जॉश उसके बॉस के साथ बैठा हुआ होता है। उसके जॉश एक रिपोर्ट पर काम कर रहे होते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि 13 साल के बच्चे को कैसे वो अपनी टॉयज सेल कर पाए। वो बोलते हैं कि 13 साल के लड़के को सिर्फ 13 साल की लड़की ही चाहिए होती है, उसे टॉयज में इंटरेस्ट नहीं होता। उसे अब रियलाइज होता है कि जिस एज में वो अब आ चुका है, बड़ा हो चुका है, तो इस एज की ही सुजैन है, इसकी अब वो गर्लफ्रेंड हो सकती है, ये इसको रियलाइज होता है। नेक्स्ट दिन जॉश का बर्थडे होता है तो बिली उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। बिली को पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करना होता है, पर जॉश बोलता है कि मुझे कुछ लोगों से मिलना है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ये बोलकर जॉश वहां से चला जाता है। फिर जॉश सुजैन के पास आता है। सुजैन के अपार्टमेंट में आकर वो बैठता है, पर वो बोर हो रहा होता है, इसलिए वो फिर एक फेयर में जाते हैं। वहाँ वो बहुत ही मजे करते हैं, रोलर कोस्टर पे जाते हैं, डांस फ्लोर भी होता है, वहाँ जाकर वो डांस करते हैं। सुजैन बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे आदमी को कभी नहीं मिली, मैं जिन भी लोगों को डेट करती हूँ उनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ होता है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते। फिर जॉश उसे किस करता है। फिर वो उसे अपने अपार्टमेंट में लेके आती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन जब वो ऑफिस में आता है तो बहुत ही खुश होता है। सुजैन उसके एक फ्रेंड की डिनर होता है, वहाँ भी लेकर आती है। सुजैन की फ्रेंड की फैमिली होती है, उसका एक बच्चा भी होता है और उसे अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रहा होता है। जॉश का अलजेब्रा अच्छा होता है तो उसे हेल्प करता है। सुजैन की फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि बिली के पास अब लिस्ट आ चुकी है जो न्यूयॉर्क में सब फेयर्स है, यानी कि अब उसे वो झोलॉप मशीन मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन में जॉश एक बुक स्टैंड पर होता है। वहाँ उसे दिखता है कि 13 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें कॉमिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट होता है। उसे फिर आइडिया आता है कि अगर हम एक डिजिटल कॉमिक्स बना सके तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। वो सीजन को ये आइडिया समझाता है। वो बोलता है कि हम कॉमिक्स में जो कैरेक्टर्स है उनकी चॉइसेस हम बच्चों को दे सकते हैं, यानी कि बच्चे चॉइसेस करेंगे और उस तरह से स्टोरी लाइन बदल जाएगी। हम अलग अलग डिस्क से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। सुजैन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। सुजैन को उसकी और जॉश की रिलेशनशिप कहाँ जा रही है ये पता करना होता है, तो जॉश से पूछती है। जॉश को ये समझ में नहीं आता तो सुजैन उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। जॉश फिर उसे प्लेफुली मारता है और उसके साथ कुश्ती करने लग जाता है। बिली जॉश को कॉल करने की कोशिश करता है, पर जॉश उसके आइडिया में बहुत ही बिजी होता है, तो बिली उसको कॉल नहीं कर पाता, बिली उससे बात नहीं कर पाता। वो लेट नाइट भी काम कर रहे होते हैं तो सुजैन उसके बॉस से मिलती है। उसका बॉस उसे बोलता है कि तुम मुझे अब बहुत ही खुश लग रही हो, मैं तुम्हारे दोनों के लिए हैप्पी हूँ, यानी कि जॉश और उसकी जो जोड़ी होती है वो देखकर उसके बॉस को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर बिली फ्रस्ट्रेटेड होकर जॉश के ऑफिस में आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे सब लिस्ट मिल चुकी है, तुम्हें सिर्फ अब कॉल करना है और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा झोलॉप मशीन कहाँ है। जॉश बोलता है मैं बहुत ही काम में हूँ और उनकी वहाँ फाइट हो जाती है। बिली बोलता है कि मैं तुमसे 3 मंथ से बड़ा हूँ और ये बोलकर फिर वो वहाँ से चला जाता है। बिली रात में जब घर आता है तो जॉश से वो जो जिस रेडियो फ़ोन से बात करता था उस फ़ोन से एक आवाज़ आती है। वो दोनों नेबर्स ही होते हैं, तो वो देखता है कि जॉश की मदर उस रेडियो को देख रही होती है। जॉश की मदर से वो बात करता है। जॉश की मदर उससे बोलती है कि उसका बर्थडे था, मैंने उसके लिए गिफ्ट भी लाया था। वो गिफ्ट वो बिली को दिखाती है। वो उसे बोलती है कि जब तक जॉश नहीं आ जाता तब तक तुम्हें इससे खेलना है तो तुम खेल सकती हो, पर बिली उसे रख देता है और बोलता है कि मैं इसे नहीं रख सकता, जॉश थोड़े ही दिन में घर वापस आ जाएगा। जॉश बहुत ही काम कर कर रात में थक जाता है और फिर से अपना वीडियो गेम खेलता है। ये वही वीडियो गेम होता है जो हमें वो मूवी के पहले में खेलते हुए दिखा था। फिर वो फिर से अपने टाउन में जाकर सब विजिट करता है, अपने फ्रेंड्स देखता है, अपना नेबरहुड देखता है और फिर उसे फिर से वापस जाना होता है। फिर वो घर आकर सुजैन से बात करता है। वो सुजैन को बोलता है कि मुझे घर जाना है, मेरी अलग लाइफ है और मुझे वहाँ वापस जाना है। सुजैन बोलती है मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है, तुम इतने अच्छे हो ही नहीं सकते, तुम्हारी फैमिली है और तुम्हें वहाँ जाना है ना। जॉर्ज बोलता है कि मैं 13 साल का एक छोटा बच्चा हूँ। सुजैन को लगता है कि ये कमिटमेंट से डर रहा है इसलिए ये सब बोल रहा है।
वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है ज़ोलॉप मशीन थी और इसमें मैंने एक विश की थी, इसलिए मैं छोटा बन गया था। सुजैन को ये कुछ भी बिलीव नहीं होता और वो सोने चली जाती है। जब नेक्स्ट दिन वो उठती है तो वो जॉश के पॉकेट चेक करती है। उससे ज़ोलॉप मशीन से तुम्हारी विश ग्रांट हो गई है ऐसा जो चीट निकलती है वो वहाँ देखती है। वो फिर सब चीज़ें सोचने लगती है। जॉश का अपार्टमेंट, जॉश का रहना, जॉश की सब बातें, ये सब वो फिर से रिकॉल करने लग जाती है। उसे थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लग जाता है। बिली के पास सब फेयर्स की लिस्ट होती है और उनके नंबर्स भी होते हैं। तो बिली सबको कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या उनके पास ज़ोलॉप मशीन है, और उसे पता चल जाता है कि कहाँ वो मशीन रखी हुई होती है। फिर वो जॉश के पास आता है और उसे वो एड्रेस देकर चला जाता है। वो उससे कुछ भी बात नहीं करता। जॉश की अब मीटिंग हो रही होती है। का जो कॉमिक बुक का आइडिया होता है वो सबको बता रहा होता है। सबको आइडिया पसंद आता है पर पॉल को वो आइडिया पसंद नहीं आता। अपना आइडिया बताकर उस मीटिंग से निकल जाता है। सुजैन भी उसके पीछे भागती है। बिली उसके ऑफिस के नीचे ही होता है पर जॉश एक टैक्सी लेकर आगे चला जाता है। उसे उसकी टैक्सी दिखती है। वो उसे आवाज़ देने की कोशिश करता है पर वो उसे दे नहीं पाता। फिर सुजैन देखती है कि बिली जॉश को जानता है तो बिली से पूछती है कि जॉश कहाँ गया है। बिली उसे उसका पता देता है। फिर वो उस फेयर में आती है। ये डे होता है तो वो फेयर चालू नहीं होती। बिली फिर उस मशीन के पास जाता है और अपनी विश पूरी कर लेता है। सुजैन फिर वहाँ आती है और उस कार्ड को देखती है। जॉश फिर उससे बात करता है और बोलता है कि मेरे पास मिलियन रीज़न है कि मैं अपनी ओल्ड लाइफ में वापस चला जाऊँ, पर मुझे रहने के लिए एक ही रीज़न है, वो तुम हो। और मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे अपनी ओल्ड लाइफ में फिर से वापस जाना चाहिए। वो उसे बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकती हो, पर वो उसे बोलती है कि मैं पहली बार भी छोटी रह चुकी हूँ। उसे अपना बचपन अच्छा नहीं लगता। वो जॉश से अपनी एज पूछती है। जॉश बोलता है कि मैं 13 साल का हूँ। सुजैन फिर उसे बोलती है कि और 10 साल में हम फिर से मिल सकते हैं। अगर डेस्टिनी ने चाहा तो हम फिर से एक हो जाएंगे। फिर वो उसे अपने घर ड्रॉप कर देती है। सुजैन उससे बोलती है कि तुम मुझे याद भी नहीं करोगे। जॉश बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो गाड़ी से उतरता है, अपनी घर की तरफ चलने लग जाता है। तभी उसके कपड़े बड़े होने लग जाते हैं और वो छोटा हो जाता है। फिर से वो अपने 13 साल के रूप में वापस आ जाता है। वो सुजैन को बाय करता है और घर में चला जाता है। घर से हमें आवाज़ आती है कि उसकी मदर उसको देखकर बहुत ही खुश है। फिर नेक्स्ट दिन जॉश और बिली हमें फिर से एक साथ खेलते हुए दिखते हैं। यही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2016 की ऑस्कर विनिंग मूवी मूनलाइट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम बचपन से लेकर जैसे बड़े होते जाते हैं और इसके साथ साथ ही अपनी आइडेंटिटी पा लेती है, इसी एक सब्जेक्ट पर यह मूवी है। ये मूवी इसके साथ बहुत सारे लेसन्स हमें सिखा कर जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा फर्स्ट कैरेक्टर वॉन हमें दिखता है। वॉन जो होता है ये एक ड्रग डीलर होता है। इसके नीचे बहुत सारे आदमी काम करते हैं। इसके जो ड्रग्स होते हैं यही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वॉन एक जगह आया है ये हमें दिखता है और इसका जो ड्रग डीलर होता है इससे पता वगैरह पूछता है, क्या चल रहा है ये सब उससे पूछता है। जब इसको पता चल जाता है कि बिजनेस वगैरह किस तरह से चल रहा है, इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक छोटे से लड़के के पीछे बहुत सारे लड़के भाग रहे हैं। इसे ये सब मारने वाले होते हैं तो ये बहुत ज़ोर से भाग रहा होता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है शायरॉन। इसे सब लिटल बुलाते हैं। ये भाग भाग कर एक सुनसान बिल्डिंग में आ जाता है। वह वो छुप जाता है। जो जवान था इसका काम हो चुका है तो वो डायरेक्टली इस बिल्डिंग में आ जाता है। ये जो बिल्डिंग होती है यहाँ बहुत सारे लोग ड्रग्स करते हैं। ये हमेशा इस बिल्डिंग को चेक करता रहता है क्योंकि ये ड्रग्स सेल करता है और इसे ज़्यादा कुछ ट्रबल नहीं चाहिए। यह जब अंदर आता है तो लिटल को देखता है। लिटल बहुत ही डरा हुआ होता है। वो कहता है कि मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसे वो बाहर आने के लिए बोल रहा होता है। यहाँ वो नहीं रुक सकता, ये सब उसे कहता है। लिटल बहुत ही डरा हुआ होता है और वो बाहर नहीं आ रहा होता। तो वो कहता है कि यहाँ से मैं अब रेस्टोरेंट में जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ आ सकते हो, हम दोनों लंच कर सकते हैं। लिटिल फिर मान जाता है और ये दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। इसे बहुत सारा खाना देता है और फिर पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, मुझे तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हें ऐसे मेरी बिल्डिंग्स में नहीं छुपने दे सकता। वॉन लिटल से बुलवाने के लिए उसका जो खाना होता है यह प्लेट छीन लेता है। लिटल अब और भी शट डाउन हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने वाला। उसका खाना उसे वापस दे देता है। उसे कहता है कि जितना टाइम तुम्हें लेना है तुम ले सकते हो। वॉन लिटल को फिर अपने गर्लफ्रेंड के पास लेकर आता है। वो कहता है कि तुमसे कुछ ना कुछ तो बुलवा ही लेगी। वॉन की गर्लफ्रेंड का नाम टेरेसा होता है। टेरेसा लिटल के पास बैठती है। जब रात हो जाती है तो उसे डिनर देती है। टेरेसा जब उसे पूछती है तभी ये कुछ भी बोल नहीं रहा। वो कहती है कि पहले तुम सब कुछ खा पी लो, उसके बाद हम बात करेंगे। वॉन कहता है कि ये वो सही से करता है पर कुछ बोलता भी नहीं। टेरेसा कहती है कि तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करने वाला बोलने के लिए।
लिटल कहता है कि मेरा नाम शायरन है, पर मुझे सब लिटल बुलाते हैं। वो कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी। ये फिर थोड़ी थोड़ी बातें करता है और कहता है कि वो कहाँ रहता है। ये अभी घर जाने के लिए रेडी नहीं होता, तो रेसा बोलती है कि आज रात तक तुम यहाँ रह सकते हो, कल सुबह वॉन उसे छोड़ कर आएगा। नेक्स्ट दिन वॉन लिटल को उसके घर छोड़ने आता है। उसकी मदर होती है इसके लिए बहुत ही वरीड होती है। वो लिटल को कहती है तुम्हें घर आना था, तुम कहाँ चले गए थे। वॉन को देखकर यह बहुत ही परेशान होती है। वॉन कहता है कि उसने इसे कहाँ पाया था। वॉन अब यहाँ से जाने वाला होता है तो लिटल से हाई फाइव लेना चाहता है। लिटल की जो मदर होती है ये उसे नहीं करने देती है। लिटल को अंदर लेकर जाती है। लिटल को अंदर लेकर उसकी मदर उसे बहुत डांटती है। लिटल जब टीवी लगाने लग जाता है तो उसे कहती है अब तो मैं टीवी में लगाने नहीं दूंगी। उसे बुक पढ़ने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि लिटल अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है। ये फुटबॉल खेल रहे होते हैं। जो सब लड़के होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। शायरन इनसे कीप अप नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल पड़ता है। उसके पीछे पीछे उसका एक फ्रेंड होता है केविन। वो आने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे भी अब इतना इंटरेस्ट नहीं इनके साथ खेलने में। ये दोनों फिर बात करने लग जाते हैं। केविन कहता है कि तुम बहुत ही सॉफ्ट हो, ऐसा होने लगता है, तुम्हें कभी कभी उन्हें दिखाना चाहिए कि तुम सॉफ्ट नहीं हो। लिटल भी इसके लिए एग्री करता है। केविन फिर उसे धक्का देता है। वो कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम सॉफ्ट नहीं हो। ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। और ये जब खत्म हो जाता है तब केविन उसे कहता है कि इसी तरह से तुम्हें अब उनसे भी फाइट करना है। केविन एक अच्छा फ्रेंड होता है। वर्ल्ड में कैसे उसे रहना है ये उसे यहाँ सिखाता है। नेक्स्ट दिन हमें दिखता है कि वॉन के पास फिर से लिटल आ चुका है। वॉन फिर उसे बीच पर लेकर जाता है। ये दोनों जब पानी में जाते हैं तब उसे तैरना कैसे है ये सिखाता है। ये हो जाने के बाद वो बीच के सैंड पर बैठते हैं। वॉन अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि एक दिन हम ब्लॉक पे खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, तभी एक ओल्ड लेडी मुझे मिली थी। ये रात थी। तब उसने मुझे कहा था जब ब्लैक लोग रात में घूमते हैं, मूनलाइट उन पर पड़ता है तो वो ब्लू चमकते हैं। वो मुझे तब से ब्लू बुलाने लग गई थी। लिटल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम ब्लू है। वॉन कहता है कि नहीं, मेरा नाम ब्लू नहीं है। तुम किसी और को डिसाइड नहीं करने दे सकते कि तुम क्या बनने वाले हो, तुम क्या हो, तुम क्या करने वाले हो। ये कभी ना कभी तुम्हें ही डिसाइड करना पड़ता है। रात में वॉन लिटल को छोड़ने के लिए आता है। उसे थोड़ी सी पॉकेट मनी भी दे देता है। लिटल की मदर वॉन के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर लेती है। लिटल की मदर के साथ और एक आदमी आज आया हुआ होता है। लिटल के साथ उसके जो फ्रेंड होते हैं ये हमेशा उस पर पिक करते रहते हैं, उसे कभी भी चैन से नहीं रहने देते। नेक्स्ट सीन में रात दिखाई गई है और वॉन स्ट्रीट पर होता है। स्ट्रीट पर अपना जो डीलर होता है उसके साथ खड़ा हुआ होता है। वो अपने डीलर को कह रहा होता है कि किसी को भी यहाँ स्मोक करने मत देना। वो जो सेल करते हैं ये कभी भी उसका धुआं यहाँ से निकल रहा है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब वो देखता है तब एक गाड़ी से स्मोक आ रहा होता है। अपने डीलर को वो डांटता है और वह इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चला जाता है। इस गाड़ी में जब वो देखता है तो लिटल की मदर और जो आदमी पहले हमें दिखाया गया था ये वहाँ बैठे हुए हैं और ये दोनों स्मोक कर रहे हैं। वहान इन दोनों को डांटता है और फिर लिटल की मदर इस पर चिढ़ जाती है। उसे पता होता है कि लिटल हमेशा उसके पास आ जाता है। वो चिढ़कर उससे कहती है क्या तुम उसे बड़ा करने वाले हो। वहान कहता है कि मैं नहीं तो क्या तुम करोगे, यानी कि वो ड्रग्स वगैरह करती है तो वो अच्छी मदर नहीं है, ऐसा उसे कहता है। लिटल की मदर कहती है तुम भी ड्रग डीलर हो, तुम भी उसे बड़ा नहीं कर सकते, क्या तुम उसे बताओगे कि लड़के उसे क्यों चिढ़ाते हैं। लिटल गे होता है इसीलिए उसे सब बहुत ही ट्रबल देते हैं। लिटल अभी छोटा है इसीलिए उसे पता नहीं है, इसे किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा, इसलिए उसे पूछ रही होती है, ये उसे जता रही होती है। ये सब बताना वॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लिटल की मदर ड्रग्स करती है, बैड कंपनी में रहती है, इसीलिए वॉन के पास वो हमेशा आता रहता है। एक दिन सुबह भी वो ऐसे ही आया हुआ होता है। वो टेबल पर साइड पर बैठा हुआ होता है। वॉन उससे कहता है कि तुम्हें सेंटर में बैठना चाहिए, इससे तुम सब लोगों को देख सकते हो। लिटल बैठकर उससे कहता है कि मेरे मदर को मैं हेट करता हूँ। वॉन कहता है कि मैं भी मेरी मदर को हेट करता था, पर जैसे तुम बड़े हो गए तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बहुत ही गलत था, मैं अब उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। लिटल वॉन से क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि सब लोग मुझे फैगेट बुलाते हैं, इसका क्या मतलब होता है। वॉन कहता है कि गे लोगों को बुरा फील कराने के लिए कुछ लोग ये एक वर्ड यूज़ करते हैं। लिटिल पूछता है कि क्या मैं गे हूँ, तो वो कहता है कि तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा, ये कोई तुम्हें नहीं बता सकता। टेरेसा बोलती है कि तुम्हें ये लोग बोलते हैं ये सही नहीं है, ये तुम्हें ये नहीं बुला सकते। फिर वॉन से पूछता है कि क्या तुम ड्रग्स सेल करते हो। वॉन बोलता है कि हाँ मैं ड्रग्स सेल करता हूँ। लिटिल की मदर ये पाई करती है, ड्रग्स करती है, ये सुनकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। इस मूवी में हमें लिटिल के अलग अलग टाइम पीरियड दिखाए जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम पीरियड था उसका नाम इन्होंने लिटिल रखा था। अब जो नेक्स्ट टाइम पीरियड आता है इसमें लिटिल टीनेज में है, वो स्कूल में वगैरह है
और इस पीरियड का नाम उन्होंने शायरॉन रखा है। यानी कि लिटल से शायरॉन तक इसकी ट्रांजिशन जो है ये हमें अब दिखाई जाएगी। ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि लिटल को जिस तरह से बच्चे बचपन में चिढ़ाते थे अभी भी वैसे ही चिढ़ा रहे हैं। क्लासरूम में उसे कुछ बच्चे चिढ़ा रहे होते हैं और वो कुछ बोल देता है, इसी वजह से वो डिटेंशन में आ जाता है। उसके बचपन का फ्रेंड केविन भी हमें दिखता है, ये भी डिटेंशन में होता है। जब लिटल उससे पूछता है कि वो क्यों डिटेंशन में है तो केविन उसे कहता है कि मैं एक लड़की के साथ इंटीमेट हो चुका था और इस स्कूल में होता है तो इसीलिए एक प्रोफेसर इसे पकड़ लेता है, अभी डिटेंशन में है। केविन उसे कहकर जाता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। लिटल जब घर पर आता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि आज रात तुम यहाँ नहीं रुक सकते, आज मेरे पास कंपनी है, यानी कि उसके पास कोई आने वाला है। इसीलिए लिटल फिल टेरेसा के पास आ जाता है। टेरेसा लिटल को खाना वगैरह देती है और खुद पीने लग जाती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें मैं ड्रिंक्स दूँ। ये वो जोक कर रही होती है क्योंकि ग्वान जो था वो हमेशा उसे ड्रिंक्स देता था। हमें यहाँ पता चलता है कि ग्वान अब गुजर चुका है। लिटल ग्वान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो उसके लिए फादर फिगर जैसा था। लिटल सर नीचे रख कर अपना खाना खा रहा होता है। टेरेसा उसे कहती है ऐसा डर डर कर तुम्हें मेरे हाउस में नहीं रहना है, तुम इस घर में प्राइड से अपना सर ऊपर रख कर रह सकते हो। लिटल सिर्फ नॉर करता है। वो कहती है कि मैंने जो सब कहा है वो तुम्हें फिर से कहना है। वो ज़्यादा बोल सके इसलिए उसे ट्रेन करती है। रात होती है तो उसके लिए बेड बनाती है। वो कहती है तुम्हें बेड बनाना नहीं आता और ग्वान को भी बेड बनाना नहीं आता था। लिटिल को रात में सपने में अपना फ्रेंड दिखता है। सुबह होती है, नेक्स्ट दिन लिटिल अपने घर जाता है। इसकी जो मदर होती है ये घर के बाहर होती है और दरवाज़ा लॉक हो चुका होता है। उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है और इसके बाद उससे पैसे मांगने लग जाती है। यहाँ इसकी मदर हमें ट्विची दिखती है, यानी कि इसको ड्रग्स की ज़रूरत है और इसे मिल नहीं रहे, इसके पास पैसे भी नहीं है तो लिटिल से वो पैसे मांगती है। लिटिल इसे दे नहीं रहा होता तो ज़बरदस्ती इसके पॉकेट वगैरह चेक करने लग जाती है। लिटिल रेस करने के लिए अपने रूम में जा रहा होता है तो उससे कहती है कि तुम्हें अब स्कूल जाना है। वो घर से उसे बाहर निकाल देती है। स्कूल से लिटिल जब टेरेसा के पास जा रहा होता है उसके स्कूलमेट फिर से उसे घेर लेते हैं। उससे पूछते हैं कि यहाँ तुम कहाँ जा रहे हो। उन्हें पता होता है कि टेरेसा के पास जाता है। वान मर चुका है, टेरेसा के बारे में वो गंदी गंदी बातें बोलने लग जाते हैं। लिटिल इस पर चिढ़ जाता है। उसके क्लासमेट कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ ट्रबल चाहिए। लिटिल डर जाता है और कहता है कि मुझे कोई भी ट्रबल नहीं चाहिए। उसका क्लासमेट फिर उसे छोड़ देता है। आज लिटिल को घर पर भी नहीं जाना होता और टेरेसा को भी मिलना नहीं होता तो डायरेक्टली बीच पर आ जाता है। बीच पर थोड़ी देर बाद केविन आता है। केविन यहाँ आसपास रहता है तो उसे देखकर यहाँ सरप्राइज होता है। केविन हमेशा उसे ब्लैक बुलाता है, ये उसके लिए उसने निकनेम रखा होता है। लिटिल उसे पूछ भी लेता है क्यों तुम मुझे ब्लैक बुलाते हो। वो कहता है कि मैं पैर से बुलाता हूँ, तुम्हारे लिए एक निकनेम है। केविन के पास ड्रग्स से भरी हुई एक सिगरेट होती है, वो लिटिल को दे देता है। ये फिर बातें करने लग जाते हैं। केविन उसे कहता है कि कितनी कोल्ड ये हवा आ रही है। इसे महसूस कर कर बहुत ही शांत लगता है, जैसा सब कुछ ठहर चुका है। लिटिल कहता है कि इतना शांत है कि खुद की हार्ट बीट में सुन सकता हूँ। केविन कहता है कि इतना सही है कि रोना आ जाए। लिटिल बोलता है कि क्या तुम रोते हो। वो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा था। लिटिल कहता है कि मैं बहुत रोता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है। यानी कि उसके जो क्लासमेट्स है, ये जो वर्ल्ड है, इसे उसे जगड़ जाना है, ऐसा उसे हमेशा लगता रहता है। केविन और शायरॉन फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। केविन फिर लिटिल को अपने घर छोड़ देता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने ऐसा कुछ कभी किया था। लिटिल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता। वो नॉड करता है और वहाँ से चला जाता है। लिटिल जब घर पर आता है तो उसकी मदर उसे फिर से पैर से अपने पास बुलाती है। इसकी जो मदर है ये जब भी क्लीन होती है या ड्रग्स पर नहीं होती तो ये बहुत ही अच्छी पेरेंट होती है। ड्रग्स के नशे में जब वो पीसफुल होती है तभी भी वो अच्छी पेरेंट बन जाती है। जब भी वो ड्रग्स कर रही होती है, जब उसे क्रेविंग हो रही होती है तो ये कुछ भी करने लग जाती है। ये एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट नहीं रहती। वो यहाँ रात में लिटिल से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। नेक्स्ट दिन हमें स्कूल दिखाया गया है। लिटिल का जो क्लासमेट होता है जो उसे हमेशा परेशान करता रहता है, अब वो केविन के पास आया हुआ है। ये क्लासमेट केविन को कहता है क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो एक गेम खेला करते थे। ये जो गेम होता है इसमें ये किसी और के पास पॉइंट करेगा। केविन जो है इसे जाकर उसे मारना पड़ेगा। अगर कोई ब्लेम आया तो ये केविन पर नहीं आएगा, ये क्लासमेट पर ही आएगा। ये क्लासमेट फिर केविन से कहता है हमें फिर से करना चाहिए। इस बार का जो टारगेट होता है ये लिटिल होता है, यानी कि अब केविन को लिटिल को मारना पड़ेगा। जब स्कूल ख़त्म होती है तब लिटिल के सब क्लासमेट उसे घेर लेते हैं। केविन को उसे मारने के लिए बोलते हैं। केविन उसे एक पंच करता है और कहता है कि तुम नीचे ही झुक कर हो। केविन उसे मार रहा है तो लिटिल को बहुत ही बुरा लगता है और वो नहीं मानता। वो फिर से उठ जाता है। केविन फिर उसे बहुत मारता है। थोड़ी देर में स्कूल की अथॉरिटीज़ वहाँ आ जाती है।
अब नेक्स्ट सीन में हमें लिटल एक काउंसलर से बात करता हुआ दिखता है। ये काउंसलर उसे कह रही होती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है इसका नाम तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम जिस सब से गुजर रहे हो ये मैं समझ सकती हूँ। लिटल कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। लिटल केविन पर रैट नहीं करना चाहता। लिटल किसी का भी नाम नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन जब वो क्लासरूम में आता है तो एक कुर्सी लेता है और जिसने ये सब केविन को करवाने के लिए बोला था उस पर एक कुर्सी डाल देता है। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। पुलिस को कॉल कर दिया जाता है और ये जेल में चला जाता है। ये इसके लाइफ का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। पहला जो टाइम पीरियड था उसे लिटल बुलाया गया था और इस टाइम पीरियड को शायरन बुलाया गया था। अब लिटल की शायरन में ट्रांजिशन हो चुकी है। इसमें करेज आ चुका है और अब ये जेल में जा चुका है। अब जो नेक्स्ट टाइम पीरियड हमें दिखाया जाता है इसमें लिटल अब बड़ा हो चुका है। ये फुली ग्रोन मैन बन चुका है। अब ये शायरन बन चुका है तो हम इसे शायरन ही पुकारेंगे। इस टाइम पीरियड का नाम उन्होंने ब्लैक रखा है। इसका जो सिग्निफिकेंस है ये मूवी के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। जब हम इस बार शायरन को देखते हैं ये बॉडी बिल्डर बन चुका है। ये सही तरीके से रिच भी हो चुका है। इसके पास अपार्टमेंट, एक अच्छी गाड़ी, ये सब कुछ है। वहाँ जिस तरह से ड्रग डीलर था उसी तरह से ये भी ड्रग डीलर बन चुका है। ये किसी और शहर में रहता है। वहाँ जिस तरह से सिटी में घूमता था, सब रिपोर्ट वगैरह लेकर घर चला जाता था, उसी तरह से शायरन भी अब करता है। बचपन में शायरन बहुत ही शाय था, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता था। अब वो बड़ा हो चुका है तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। ये किसी को भी डरा सकता है, धमका सकता है। अभी वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं पर वो सही तरीके से अब बोल लेता है। उसका स्ट्रीट डीलर उसके फ्लैट पर आता है, उसे पैसे देता है तो शायरन उसे कहता है तुम्हारे पास आज कुछ कम पैसे हैं। ये डीलर थोड़ा सा डर जाता है, उसे धमकाता है। ये डीलर कहता है कि मैंने सब कुछ लाया है। शायरन उसे धमकाता है, कहता है कि क्या तुम मुझे लायर बुला रहे हो। ये सिचुएशन ज़रा टेंस हो जाती है। तब शायरन हंस देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा मजाक ले रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने इस बार बहुत ही अच्छे पैसे लाए हैं। उसे वो पैसे दे देता है और वहाँ से निकाल देता है। जब रात हो जाती है तो शायरन की आंसरिंग मशीन पर एक मैसेज आता है। इसकी मदर का होता है। उसकी मदर उसे कहती है कि तुम मुझे विजिट करने के लिए आ सकते हो। वो उसे मिस करती है और उसे मिलने के लिए उसे आना चाहिए। वो इस मैसेज पर उसे बताती है। लिटिल को रात में नींद वगैरह नहीं आती तो वर्कआउट वगैरह करता है। थोड़ी देर बाद उसे एक कॉल आता है। ये जो कॉल होता है ये केविन का होता है। जब केविन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है तो शायरन बिलीव नहीं कर पाता। केविन कहता है कि टेरेसा से मैंने तुम्हारा नंबर लिया था। केविन पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ। वो कहता है कि हाँ, मुझे मालूम है कौन बोल रहा है। केविन कहता है कि मैं जॉर्जिया अटलांटा में रह रहा हूँ, यानी कि शायरन की मदर जहाँ रह रही होती है वही वो रह रहा होता है। केविन उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि जो सब हुआ इसके लिए मुझे बहुत ही बुरा फील होता है। ये सब होना नहीं चाहिए था। केविन अब शेफ बन चुका होता है। इसने भी कुछ गलत रास्ते चुने थे और इसकी वजह से वो जेल में जा चुका था। जेल से वापस आने के बाद इन्हें प्रोबेशन करना पड़ता है। इसे एक स्टडी जॉब चाहिए, इसलिए कुक बन चुका है। वो शायरन को कहता है कि कभी तुम यहाँ आए तो मैं तुम्हारे लिए कुक करूँगा। शायरन फिगर आउट नहीं कर पाता कि इसने इसको क्यों कॉल किया है। केविन उसे कहता है कि रेस्टोरेंट में एक आदमी आया था, उसने एक गाना चलाया था, इसके बाद तुम्हारी याद मुझे आ गई, इसलिए उसने कॉल उसे किया होता है। यही ये कॉल ख़त्म हो जाता है और हमें शायरन अब ड्राइव कर रहा है ये हमें दिखता है। वो अटलांटा में आ रहा है। पहले वो अपनी मदर से मिलने जाता है। शायरन को रात में बुरे सपने आते हैं। ये उसकी मदर को पता है। उसकी मदर उससे कहती है किसी से तुम इसके बारे में बात कर सकते हो, प्रोफेशनल से बात कर सकते हो। शायरन इस पर कुछ भी नहीं बोलता। शायरन की मदर जो होती है अब ओल्ड एज फैसिलिटी में होती है। अब एक क्लीन हो चुकी है, ड्रग्स वगैरह कुछ भी नहीं करती। इसे पता है कि शायरन क्या काम करता है। ये फिर उसे एडवाइस करती है। वो कहती है कि मैं बुरी थी, मैं जो सब काम किए हैं ये बहुत ही गलत किए हैं, पर तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपनी लाइफ सही से कर सकते हो। तुम्हारे पास चांस है कि तुम सही रास्ते पर चल सकते हो। शायरन फिर वहाँ से जाने लग जाता है। उसे बैठने के लिए बोलती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो यही मैं चाहती हूँ। ये उसे सॉरी बोलती है और ये दोनों रोने लग जाते हैं। शायरन फिर केविन जहाँ काम करता है वहाँ आता है। केविन उसे पहले पहचान ही नहीं पाता। उससे पूछता है कि तुम कैसे आ गए। शायरन कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए कुक करोगे, इसलिए मैं आया हूँ। केविन कहता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें खाने पीने की कुछ कमी है। और वो कहता है कि मैंने बोला था, इसलिए अब उसके लिए वो कुक करने लग जाता है। केविन उसके लिए डिशेस वगैरह लेकर आता है और उसके पास वाइन भी होती है, ये भी वो पूर करता है। शायरन बोल रहा होता है कि मैं पीता नहीं, क्योंकि वो इसे टेस्ट नहीं कर पाता। इसके बाद शायरन बिना टेस्ट किए ही इसे पी लेता है। केविन ने शायरन के लिए जो डिनर बनाया होता है शायरन को बहुत ही अच्छा लगता है। ये केविन नोटिस करता है। केविन अब रेस्टोरेंट चला रहा होता है तो उसे कुछ काम होता है तो यहाँ काम करने लग जाता है। अपना काम खत्म होने के बाद
वो फिर से केविन के पास आता है। केविन अपना वॉलेट निकालता है, उसका जो सन होता है ये शारोन को दिखाता है। उसे कहता है स्कूल में मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। शारोन को पता होता है कि ये कौन थी। वो कहता है कि उसके साथ ही मैंने शादी कर ली थी। ये बहुत ही यंग थे, तभी इससे बच्चा हो चुका था। अब उसके और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है, ये भी शारोन को पता चलता है। ये शारोन से पूछता है ये इंसिडेंट के बाद इसने क्या किया है। शारोन उसे कहता है कि जेल में मैं जुए में चला गया था, वहाँ गैंगस्टर से उसकी मुलाकात हुई थी। उसके लिए इसने काम करना शुरू कर दिया और जिस तरह से टाइम गुजरता गया इसे अच्छे से काम करता गया और एक बड़ा डीलर अब ये बन चुका है। केविन सरप्राइज होता है कि ये काम वो कर रहा है। शारोन कहता है कि जो है वो है। केविन ये मानने के लिए रेडी नहीं होता। वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते। शारोन केविन से पूछता है क्यों तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। केविन उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक आदमी आया था, उसने गाना चलाया था जिससे मुझे तुम्हारी याद आ गई। शारोन को इस पर बिलीव नहीं हो पाता। केविन फिर उठता है और एक गाना चलाता है। इस गाने में दो लवर एक दूसरे से जुदा हो गए थे, जब वो फिर से मिले हैं तो इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इस गाने के बोल होते हैं। जब केविन की शिफ्ट खत्म हो जाती है तो शारोन और वो गाड़ी में केविन के घर पर आ जाते हैं। शारोन ने बहुत पी ली होती है तो इसलिए उसे ज़्यादा डिजी महसूस होने लगता है। केविन उसके लिए कॉफ़ी बना रहा होता है। केविन उसे कहता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तुम बहुत ही अलग अब लग रहे हो। शारोन उसे कहता है कि हमेशा से मैं ऐसा ही था। केविन इस पर हंसता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैसे थे। केविन कहता है कि लास्ट टाइम जब मैं तुमसे मिला था, पर शारोन उसका सेंटेंस इंटरप्ट कर देता है। वो कहता है कि लास्ट टाइम जाने के बाद मैं अब फिर से रोज़ अप हुआ हूँ। मैं जैसा था वो गलत था। मैंने अब काम किया है और मैंने अपने लिए कुछ बना लिया है। मेरा जो पास था इससे मैं अब ऊपर उठ चुका हूँ। केविन कहता है कि ये भी सही है। शारोन केविन के बारे में पूछता है। केविन कहता है कि लोग हमेशा मुझे जो भी करने के लिए बोलते रहे वो मैं करता रहा। कभी मुझे जो फॉलो करना था, जो मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे करना था, ये कभी मैं कर नहीं पाया। शारोन उसे पूछता है कि अब क्या। केविन कहता है कि अब तो मैं मेरे सन के लिए जीता हूँ। अपने सन से वो बहुत ही प्यार करता है और जो फैमिली उसे चाहिए थी वो फाइनली उसके पास है। अब जो भी सब वो करता है अपने सन के लिए करता है, इस फैमिली को सस्टेन करने के लिए करता है। शारोन फिर उसे कहता है कि तुम ही एक आदमी हो जिसने मुझे टच किया था। केविन फिर उसके पास जाता है और एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, ये हमें दिखता है। इस सीन के बाद हमें छोटा शारोन दिखाया गया है। इस सीन का अब हम मीनिंग देखेंगे। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारा जो भी स्ट्रगल होता है ये कंट्रोल के लिए होता है। जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो अपने आप पर हमारा कंट्रोल आता रहता है। हमारी जो सिचुएशन है इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए जो भी सब चीज़ें हमें करनी होती है, यानी कि एजुकेशन, जॉब या कुछ ना कुछ पैसे कमाना, ये सब हम करते हैं। जो हमारी लाइफ का जो कंट्रोल होता है यह हम पाते रहते हैं। जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तो एक कंट्रोल पाने के लिए आपने आप को जैसे बनाया है, जिस तरह से खुद के पास हम एक शील्ड वॉल बना कर रखते हैं, वो सब हम तोड़ देते हैं। हम जैसे हैं ऐसा इस आदमी को हमें दिखाना पड़ता है। जैसे हम छोटे थे, जिस तरह से हम वर्ल्ड को देखते थे, जैसा हम महसूस करते थे, रिलेशनशिप में हम फिर से वैसे ही महसूस करने लग जाते हैं। शारोन जब केविन के पास होता है तो वो वैसे ही महसूस करता है। इसीलिए हमें जब शारोन छोटा था उसका एक सीन दिखाया गया है। ये जो टाइम पीरियड था इसका नाम ब्लैक था। केविन उसे ब्लैक बुलाता था। शारोन अब केविन का ब्लैक बन चुका है। शारोन बचपन में वीक था, उसे लोगों से कैसे डटकर सामना करना है ये कभी भी नहीं आता था। अब जो भी बड़ा हो चुका है तो अपने आप को इसने खड़ा कर लिया है। अब ये वर्ल्ड का सामना कर पाता है, पर फिर भी अकेला ही होता है। अब जब वो केविन से मिल चुका है अब वो अकेला नहीं है। जैसा शारोन है केविन उसे वैसे ही जानता है। एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं। इस लास्ट फ्रेम के साथ ये मूवी एंड होती है। ग्रोइंग अप पर यह बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए, यानी कि आपको सब वीडियोस मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक अच्छी मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। हमें इस मूवी में बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप दिखाई गई है। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 है और लोगों को ये बहुत ही पसंद आई है। अनटचेबल्स ये 2011 की एक फ्रेंच मूवी है। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें गाड़ी में फिलिप और ड्रिल्स दिखते हैं। ड्रिल्स गाड़ी चला रहा होता है। ये रात में ड्राइव के लिए बाहर आए हुए होते हैं। ये एक सिग्नल पर पहुंचते हैं। उनके सामने बहुत सारी गाड़ियां होती है। इन्हें वेट करना अच्छा नहीं लगता। ड्रिल्स फिर रॉन्ग साइड से गाड़ियों की लाइन तोड़कर आगे पहुंच जाता है। ड्रिल्स को फास्ट गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। सिटी से भी वो वैसे ही चला रहा होता है। इसे एक पुलिस स्पॉट कर लेता है और सायरन बजा लेता है। इसका मतलब है कि अब इसे पुल ओवर करना पड़ेगा। ड्रिल्स फिलिप को देखता है और कहता है कि अगर तुम कहोगे तो इससे मैं अपना पीछा छुड़वा सकता हूँ। ये $100 की बेट लगाते हैं।
ये बहुत ही फास्ट गाड़ी चलाता है, टनल्स वगैरह से अलग अलग रास्ते लेकर एक जगह पर आ जाता है। ये बहुत ही खुश हो जाता है। ये सेलिब्रेट करने लग जाता है कि इसने पुलिस को जला दे दिया है। एक जगह पर पहुंच जाता है और तभी पुलिस इसे घेर लेती है। फिलिप इस पर बहुत ही हंसने लग जाता है। ड्रिल्स अब बेट हार चुका है, तब और एक बेट उसे लगानी है। वो कहता है कि मैं इस पुलिस से हमें एक स्पेशल लिफ्ट दिलवा सकता हूँ। इनकी बेट लग जाती है और इस बार 2-2 की ये बेट होती है। फिलिप कहता है कि तुम हार जाओगे। जब ड्रिल्स गाड़ी से बाहर आता है तो पुलिस उसे हैंडकफ वगैरह कर लेती है। फिलिप को भी गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलती है। ड्रिल्स कहता है कि बाहर निकल नहीं सकता, ये हैंडीकैप्ड है, इसकी व्हीलचेयर पीछे पड़ी हुई है। जब पुलिस से चेक करती है, ड्रिल्स फिर बोलने लगता है कि इसे मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, तुमने जो हमें रोका है इससे इसकी कंडीशन बहुत ही वर्स हो रही है, इसे फिट्स आ रहे थे। पुलिस जब फिलिप को देखती है तो फिलिप भी नाटक करने लग जाता है। उसके मुंह से फोम आ रही है, ऐसा वो सब नाटक करता है। पुलिस अब डर जाती है। फिलिप और भी प्रेशर बनाता है। वो कहता है अब हम लेट हो चुके हैं, ये तुम्हारी वजह से मर सकता है। पुलिस फिर उसे बोलते हैं हम तुम्हें एक स्पेशल लिफ्ट देंगे। वो इन्हें प्रोटेक्शन देकर हॉस्पिटल तक छोड़ देते हैं। फिलिप और ड्रिल्स हंसते हंसते हॉस्पिटल तक आ जाते हैं। जब पुलिस वहाँ से चली जाती है और इनकी स्ट्रेचर आती है, यहाँ से गाड़ी भगा कर वो चले जाते हैं। यह जो हमारा सीन था एक फ्यूचर का सीन था, अब हमें पास दिखाया जाएगा। एक जॉब इंटरव्यू चल रही होती है, ये हमें दिखता है। ये जॉब इंटरव्यू फिलिप के केयर टेकर के लिए होती है। फिलिप हैंडीकैप्ड है, उसे एक परमानेंट केयर टेकर की ज़रूरत होती है। अपनी एक ब्यूटीफुल असिस्टेंट के साथ ये बहुत सारी इंटरव्यूज़ ले रहा होता है। जो भी सब इंटरव्यू देने के लिए आए हुए होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं। इस इंटरव्यू में ड्रिल्स भी आया हुआ होता है। ड्रिल्स के पास इसकी कुछ भी नॉलेज नहीं होती। इसको पता होता है कि इसका जॉब नहीं लगने वाला, तो वेट नहीं करता और अंदर आ जाता है। अंदर फिलिप से कहता है मुझे सिर्फ साइन चाहिए, उसे बेनिफिट चाहिए होता है। इसके पास ऑलरेडी 2 रिजेक्शन होते हैं, अगर इसको 3 रिजेक्शन मिल गए तो सरकार इसे ज़रा पैसे देगी और इसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल सकते हैं। ड्रिल्स कहता है कि मुझे पता है कि मुझे जॉब नहीं मिलने वाला, तो मुझे जल्द से जल्द ये साइन दे दो। फिलिप इससे बात करने लग जाता है। उसे म्यूज़िक के बारे में पूछता है। इन दोनों की म्यूज़िक की टेस्ट होती है ये बहुत ही अलग अलग होती है, पर एक आर्टिस्ट को ये दोनों जानते हैं। एक हेल्थी डिबेट के बाद फिलिप कहता है कि मैं तुम्हें साइन नहीं दे सकता। फिलिप के हाथ भी काम नहीं करते, तो कहता है कि कल तुम आ जाओ, कल मैं तुम्हें साइन दे दूंगा। फिलिप ड्रिल्स से पूछ लेता है कि अगर तुम्हें जॉब करना होगा, तुम्हारा कोई मोटिवेशन है यहाँ जॉब करने के लिए। वो कहता है कि तुम्हारी असिस्टेंट मेरे लिए मोटिवेशन है। ये असिस्टेंट ड्रिल्स पर बिलीव नहीं करती, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। फिर हमें ड्रिल्स अपने घर आता हुआ दिखता है। उसके घर पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये सब इसके ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं। जब ये खिड़की से देखता है तो इसका एक छोटा ब्रदर स्ट्रीट गैंग्स में इन्वॉल्व होता है। इसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है, पर इसका छोटा ब्रदर उसे कुछ भी नहीं बताता। जब रात होती है तो ड्रिल्स की एंट वहाँ आती है। उसकी एंट उसे पूछती है तुम कहाँ थे। ड्रिल्स कहता है कि वैकेशन में था। वो उस पर चिढ़ जाती है और कहती है कि 6 महीने हो चुके हैं, मुझे पता है कैसे वैकेशन में तुम गए थे। एक्चुअल में ड्रिल्स प्रिजन में गया हुआ होता है। वो कहती है कि जिस तरह से तुम अपनी लाइफ जी रहे हो वैसा नहीं चलेगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। तुम अगर जेल में जाते रहे तुम कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे हम सबको सपोर्ट कर सकते हो। वो फिर ड्रिल्स के पास आती है और कहती है कि अब तुम इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। ड्रिल्स भी वहाँ से चला जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता है। नेक्स्ट दिन फिर फिलिप के पास आ जाता है। घर में जब आता है तो फिलिप की असिस्टेंट पर फिर से लाइन मारता है। फिलिप की एक सर्वेंट इसे पूरा घर दिखाती है। ड्रिल्स कहता है कि मुझे सिर्फ लेटर चाहिए, मुझे घर दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सर्वेंट कहती है कि फिलिप ने मुझे बताया है कि तुम्हें पूरी हाउस टूर देनी है। उसे एक रूम में लेकर आती है। ये बहुत ही शानदार रूम होता है। इसे बाथरूम वगैरह दिखाती है। ये रूम देखकर इसे बहुत ही अच्छा लगता है। जब बाथरूम देखता है तो बिलीव नहीं कर पाता कि इतना अच्छा भी बाथरूम हो सकता है। सर्वेंट फिर ड्रिल्स को फिलिप के पास लेकर आती है। फिलिप उसे कहता है तुम्हारा लेटर है वहाँ। ड्रिल्स उठा लेता है। जाते जाते फिलिप उसे रोक लेता है। उसे कहता है कि क्या तुम हार्डवर्क कर सकते हो, क्या ऐसे ही तुम्हें सरकारी बेनिफिट पर जीना अच्छा लगता है। फिलिप हैंडीकैप्ड होता है तो उस पर वो जोक करता है कि क्या तुम्हें भी लोग और डिपेंड रहना अच्छा लगता है। फिलिप फिर उसे जॉब ऑफर देता है। वो कहता है कि 1 मंथ के लिए मैं तुम्हें ट्राई करना चाहता हूँ। उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम 2 वीक तक भी नहीं रुकोगे। अब ड्रिल्स के पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है तो ये जॉब ले लेता है। थोड़ी देर बाद फिलिप की डॉक्टर फिलिप को मसाज दे रही होती है। ड्रिल्स को भी ये मसाज सिखाया जाता है। ये उसे बहुत ही बोरिंग लगता है तो वहाँ सो जाता है। ये उसे डांटती है और ये सब मसाज करवाने के लिए बोलती है। ड्रिल्स को व्हीलचेयर पर बिठाता है, उसे शॉवर में लेकर जाता है। उसे शैम्पू वगैरह लगा रहा होता है तो वो कहता है कि ये तो फोम ही नहीं बन रहा। फिलिप की डॉक्टर कहती है कि ये पैर का शैम्पू है। ड्रिल्स को ये बहुत ही अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पैर के लिए अलग शैम्पू, सर के लिए अलग शैम्पू।
फिलिप की बात कंप्लीट होने के बाद ड्रिल्स को उसे एक स्टॉकिंग पहनानी होती है। ये लड़कियां पहनती है और ये फिलिप पहन रहा है तो इसे बहुत ही वियर्ड लगता है। ये फिलिप से पूछ लेता है कि ये तो लड़कियां पहनती है, ये तुम क्यों पहन रहे हो। वो कहता है ये मेरे पैर को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। वहाँ ग्लोव्स भी पड़े हुए होते हैं। ड्रिल सर्वेंट से पूछता है कि ये ग्लोव्स किसके लिए है। ये सर्वेंट उसे बताती है कि उसकी जो शीट है वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी। ड्रिल्स इस पर बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि कभी मैं नहीं करूँगा, ये इसके लिए इम्पॉसिबल ही होता है। रात में ड्रिल्स टेरेस पर होता है तो फिलिप की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आता है। ड्रिल्स उन दोनों को वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट दिन ड्रिल्स जब फिलिप का मसाज कर रहा होता है तो गलती से हॉट कॉफ़ी उस पर गिर जाती है। फिलिप को कुछ सेंसेशन पैर में नहीं होते तो उसे कुछ महसूस नहीं होता। ये ड्रिल्स को बहुत ही अमेजिंग लगता है तो और भी कॉफ़ी उस पर गिराता है। ये डॉक्टर देख लेती है और उसे बहुत डांटती है। वो कहती है कि वो जल सकता है। फिलिप भी ये देखता है और उस पर हंसता है। अब नेक्स्ट सीन में फिलिप के जो सब लेटर्स आए हुए होते हैं इनको वो सब सॉर्ट कर रहे होते हैं। इसमें एक मसाज सर्विस का भी होता है। ड्रिल्स उसे दिखाता है तो फिलिप उसे डस्टबिन में डालने के लिए बोलता है। फिलिप ये अपने लिए रख लेता है। एक स्पेशल लेटर भी यहाँ होता है जो फिलिप उसे एक पर्सनल फाइल में रखने के लिए बोलता है। जब ड्रिल्स फिलिप को खाना खिला रहा होता है तो फिलिप की असिस्टेंट भी वहाँ आती है। उसे देखने लग जाता है और फिलिप के आँख में ही खाना जा रहा होता है। ड्रिल्स को हमेशा याद ही नहीं रहता कि फिलिप हैंडीकैप्ड है। इसे फ़ोन भी दूर से ही देता है कि वो पिकअप कर सके। फिर उसे याद आता है कि अरे इसके तो हाथ काम नहीं करते। इसी तरह से इन दोनों की जो रिलेशनशिप होती है ये डेवलप हो जाती है। स्लोली स्लोली ड्रिल्स काम करना सीख रहा होता है। जो मसाज का कूपन उसने रखा था वो अपने लिए मंगवा लेता है। जो बाथटब था इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। इसकी यहाँ की जो लाइफ होती है इसका पूरा फ़ायदा उठा रहा होता है। वो गाना लगाकर बात कर रहा होता है तो बेबी मॉनिटर में फिलिप की आवाज़ आती है पर इसे कुछ भी सुनाई नहीं देती। फिलिप को आज बाहर जाना होता है। एक वैन होती है जिसमें फिलिप बैठने वाला होता है। फिलिप बहुत ही अमीर होता है और इसकी जो पार्किंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती है। इसमें एक अच्छी सी रेसिंग कार भी होती है। ये ड्रिल्स देखता है। ड्रिल्स फिलिप को कहता है कि इस वैन में किसी भी घोड़े की तरह, किसी भी जानवर की तरह तुम्हें पीछे में नहीं डाल सकता। ये रेस कार खोलता है और इसमें फिलिप को बिठाता है। ये जब डोर खोलते हैं तो वहाँ एक नेबर की गाड़ी पार्क की हुई होती है। फिलिप कहीं भी जा नहीं सकता तो ये नेबर हमेशा यहाँ पार्क कर चला जाता है। ये नेबर गाड़ी में बैठा होता है। ड्रिल्स को अब सिचुएशन पता है तो उठता है और इसे धमकाता है। इसके कॉलर पकड़ता है और साइन के पास लेकर आता है। उसे दिखाता है और कहता है यहाँ नो पार्किंग है, यहाँ मुझे तुम फिर से नहीं दिखने चाहिए। फिलिप एक आर्ट गैलरी में फिर आता है। यहाँ एक पेंटिंग होती है जिस पर लगता है कि सिर्फ ब्लड छिड़काया गया है। इसकी प्राइस सेल्स वूमन जब बताती है तो ये बहुत ही ज़्यादा होती है। ड्रिल्स इस पर मजाक करने लग जाता है। वो कहता है कि ऐसी पेंटिंग तो मैं भी बना सकता हूँ। फिलिप उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये आर्ट है। आर्ट हम जहाँ से आए हैं और हमारा वर्ल्ड, इसमें एक ब्रिज होता है। इस ब्रिज का ये एक डोरवे है। ड्रिल्स कहता है कि मुझे $50 दो, कैसा भी डोरवे मैं ओपन कर कर रख दूंगा। ड्रिल्स चॉकलेट खा रहा होता है तो फिलिप उससे पूछता है कि मुझे भी ये चॉकलेट दो। उसे कहता है अपने हाथ से ले लो। उसका बहुत ही मजाक उड़ाता है और ये दोनों इस पर हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि फिलिप और उसके फ्रेंड की मीटिंग चल रही होती है। ड्रिल्स को उन्होंने बाहर बिठाया हुआ होता है। इसका फ्रेंड उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ। ये जो तुम्हारा नया केयरटेकर है ये मुझे ज़रा गलत लग रहा है। इसका बैकग्राउंड चेक मैंने किया है तो ये प्रिजन में जा चुका है। ये रॉबरी के इल्ज़ाम में प्रिजन में गया था। तुम्हारी जो हालत है इसमें तुम्हें किसी को भी घर में नहीं रखना चाहिए। फिलिप कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रांग है और मैं हैंडीकैप्ड हूँ, ऐसा मुझे ट्रीट नहीं करता। ये कभी कभी तो भूल भी जाता है कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ। ये मेरी तरफ दया से नहीं देखता और एक फ्रेंड की तरह मुझे ट्रीट करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया गया है ड्रिल्स घर में होता है और फिलिप की जो असिस्टेंट होती है उसे अपने रूम में बुलवाता है। उसे अपना बाथटब दिखाता है। इस असिस्टेंट को ये ज़्यादा कुछ अलग नहीं लगता। ड्रिल्स फिर उसे कहता है कि चलो हम इसमें बात लेते हैं। वो भी उसका मजाक करने के लिए हाँ कहती है। जब ड्रिल्स अपने सब कपड़े उतार देता है तो वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट दिन रात में ड्रिल्स और फिलिप की जो सर्वेंट होती है ये डिनर कर रहे होते हैं। फिलिप अपने असिस्टेंट से एक लेटर लिखवा रहा होता है। जो बेबी मॉनिटर होता है इसमें फिलिप की आवाज़ हमेशा उसे आती रहती है। एक पर्सनल लेटर ये लिख रहा होता है। ये मॉनिटर फिर सर्वेंट उसे बंद करने के लिए बोलती है। इस लेटर के बारे में ड्रिल्स पूछता है कि ये कैसे लेटर है। सर्वेंट कहती है कि एक औरत को वो लेटर लिखता है। इनके जो रिलेशनशिप होती है ये सिर्फ लेटर के थ्रू चल रही होती है। ड्रिल्स को बहुत ही अजीब लगता है। वो फिर इस सर्वेंट का मजाक लेने लग जाता है। कहता है ये जो मालिक है वो हमेशा तुम्हें देखता रहता है, क्या तुम दोनों में कुछ हुआ है। वो कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम कुछ ही बात कर रहे हो। ड्रिल्स कहता है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये बेचारी शर्मा जाती है। रात में फिलिप को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। ड्रिल्स वहाँ जाता है, ठंडे पानी का क्लॉथ उस पर रखता है। इसे ज़रा बाहर जाना होता है।
ये व्हीलचेयर पर इसे शहर ज़रा घुमा कर लाता है। फिलिप कहता है कि अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुली हवा में रहना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ड्रिल्स पूछता है कि ज़्यादा बाहर तुम क्यों नहीं जाते। वो कहता है कि मैं पैरालाइज्ड हूँ पर फिर भी मेरी बॉडी थक जाती है। ड्रिल्स कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो होगा तो तुम्हें करना अच्छा लगेगा। फिलिप लड़कियों को देखता है और कहता है कि ये करना मुझे अच्छा लगेगा। ड्रिल्स कहता है और हंसता है, ये तो सबको करने में अच्छा लगता है। ड्रिल्स को फिर एक सवाल आता है, तुम्हारी जो पूरी बॉडी है ये पैरालाइज्ड है, तो तुम कैसे कुछ कर सकते हो। फिलिप कहता है कि मेरे ऊपर नहीं है, जब वर्क करना होता है ये वर्क कर सकता है। फिर भी मुझे अराउज होने के लिए ईयर्स है, अगर मेरे ईयर्स को कोई हाथ लगाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ड्रिल्स इस पर बहुत ही हंसता है। फिलिप को ठंड लग रही होती है और ड्रिल्स सिगरेट पी रहा होता है तो ये सिगरेट उसके मुंह में वो दे देता है। ये सिगरेट पीकर वो स्टोन हो जाता है। फिर एक होटल में आते हुए हमें दिखते हैं। फिलिप को अपनी वाइफ की याद आती है। वो कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, मैंने उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया था। इसकी वाइफ है, ये मर चुकी है। ये पैराग्लाइडिंग कर रहा था और मौसम बहुत ही ख़राब था। उसी दिन इसकी वाइफ मर गई थी। इसी एक्सीडेंट में यह भी पैरालाइज्ड हो चुका था। ये कहता है कि मेरी वाइफ के बिना जीना ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने बहुत बार ट्राई किया था पर कभी भी इन्हें बेटा या बेटी कुछ भी नहीं हुए थे, इसलिए इन दोनों ने एक बेटी को अडॉप्ट कर लिया था। रील से आया केक खा रहा होता है। वेटर को कहता है कि बहुत ही घटिया केक है, ये मेल्ट हो रहा है। इसने मोल्टन ही केक मंगवाया होता है तो इस पर फिलिप हंसने लग जाता है। फिलिप की वाइफ एक्सीडेंट में मर गई थी, फिर भी फिलिप को पैराग्लाइडिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है कि हवा में मैं जब होता हूँ तो मुझे बहुत ही अलाव महसूस होता है। ड्रिल्स ने फिलिप से एक अंडा चुराया होता है। फिलिप कहता है कि वो मेरी वाइफ ने मुझे दिया था, तुम्हें मुझे वो वापस करना है। ड्रिल्स मना कर देता है कि उसने चोरी किया है। उसके घर में उसने रख दिया होता है तो उसकी सिस्टर को पिकअप करता है। उससे पूछता है कि वो कहाँ है। उसकी सिस्टर को इस अंडे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ड्रिल्स का जो ब्रदर है ये पकड़ा जा चुका है क्योंकि ये ड्रग्स डील कर रहा था। पुलिस के पास से ड्रिल्स उसे छुड़वा कर बाहर लेकर आता है। उसे ज़रा धमकाता है कि तुम ये फिर से ऐसा नहीं करोगे, पर उसका ब्रदर इसकी कुछ भी नहीं सुनता। अब नेक्स्ट दिन फिलिप फिर से उस औरत को लेटर लिख रहा होता है जिसे वो हमेशा लिखता है। इस बार ड्रिल्स भी वहाँ होता है। ड्रिल्स कहता है कि तुम हमेशा उससे लेटर से ही बात करते हो, कभी भी उसे तुमने नहीं देखा है। ये बहुत ही अजीब है। अगर वो पोटी निकली, अंधी निकली, पैरालाइज निकली तुम्हारी तरह, तो फिर क्या, तुम्हें उससे फ़ोटो मंगवानी चाहिए। जब वो लेटर ड्रिल्स देखता है तो उस पर नंबर लिखा होता है। फिलिप को ड्रिल्स बोलता है कि तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए, मिलने के लिए उसे बुलवाना चाहिए। फिलिप डरा हुआ होता है पर ड्रिल्स उसे कॉन्फिडेंस देता है। वो डायरेक्टली फ़ोन लगा देता है और फिलिप के कान पर रख देता है। फिलिप और वो औरत फिर बात करने लग जाते हैं और इनमें बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप फ़ोन पर ही डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फिलिप और ड्रिल्स ये दोनों ओपेरा आए हुए हैं। ड्रिल्स जब ये ओपेरा दिखता है तो वह झाड़ का कॉस्ट्यूम पहना हुआ आदमी सिंग कर रहा था। इस सिंगिंग उसे बहुत ही अजीब लगती है और इस पर ये बहुत ही हंसता है। इस आदमी का ये बहुत मजाक उड़ाता है। फिलिप भी इसको एंजॉय करता है। जिस औरत से फिलिप बात करता है उसे फिलिप का एक फ़ोटो भी चाहिए। फिलिप ये फ़ोटो सेंड करने के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। ड्रिल्स उसे बोलता है तुम हैंडीकैप्ड हो, इससे उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम 6 महीने तक सिर्फ लेटर से बात कर रहे थे। उसका मन साफ है, तुम जैसे हो वैसे तुम्हें वो एक्सेप्ट कर लेगी। और एक प्लस पॉइंट है कि तुम बहुत ही रिच हो। फिलिप कहता है कि हमारी जो रिलेशनशिप है ये इंटेलेक्चुअल है। फिलिप फिर उसकी व्हीलचेयर पर की ही फ़ोटो सेंड करने वाला होता है। रात जब होती है तो ड्रिल्स अपने रूम में पेंटिंग कर रहा होता है। जैसी पेंटिंग आर्ट गैलरी में उसने देखी थी उसी तरह से अगर वो पेंटिंग कर लेगा तो वो भी सेल कर सकता है, ऐसा उसे लगता है। फिलिप की डॉटर वहाँ आ जाती है। इसकी पेंटिंग बहुत ही पर्सनल होती है तो उसे बाहर निकाल देता है। ये वहाँ से जा नहीं रही होती और बदतमीजी से उससे पेश आती है। इस पर ड्रिल्स बहुत ही चिढ़ जाता है और फिलिप के पास आ जाता है। ये उसे कहता है तुम्हारी जो डॉटर है ये बहुत ही बदतमीज़ हो चुकी है, तुमने मुझे हायर किया है कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, मैं इसे ज़रा 2-4 झापड़ वगैरह लगा कर सीधी कर सकता हूँ। जिस तरह से हमसे पेश आती है या हमें एनिमल्स की तरह ट्रीट करती है, ये बहुत ही बदतमीज़ होती जा रही है। फिलिप की सर्वेंट भी वहाँ होती है तो फिलिप सर्वेंट से पूछता है कि क्या ये सब कुछ सही है। सर्वेंट भी कहती है कि उसे इसकी ज़रा ज़रूरत है। फिलिप कहता है कि तुम कुछ भी मत करो, मैं खुद जाकर उसे डांट कर आऊँगा। फिलिप रात में अपना माइंड चेंज कर लेता है। जो फ़ोटो उसे सेंड करनी होती है इसमें जिसमें वो हैंडीकैप नहीं है वो फ़ोटो सेंड कर देता है। अब हमें बहुत सारे दिन गुजरते हुए दिखते हैं। फिलिप और ड्रिल्स में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन चुकी है। ये दोनों अपने अपने काम करते हैं। ड्रिल्स अपने पेंटिंग पर काम करता है, अलग अलग जगह जाते हैं और बहुत ही मज़ा करते हैं। फिलिप भी अपनी बेटी को सीधा करने के लिए थोड़ा सा उसे डांट देता है। अब ड्रिल्स ने अपनी पेंटिंग ख़त्म कर ली है तो सब लोगों को दिखाता है। असिस्टेंट को भी वो दिखाता है तो असिस्टेंट को ये पसंद आता है। उसे किस करने की कोशिश करता है पर उसे एक झपाट लगाकर वहाँ से चली जाती है। ड्रिल्स फिलिप को स्नो में लेकर जाता है, उसे मसाज करवाता है।
सिगरेट भी लाता है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब फिलिप का बर्थडे आता है। इसकी जो सब फैमिली होती है ये उसे देखने के लिए आती है। फिलिप ड्रिल से कहता है कि एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए वो आते हैं। साल में एक बार मैं जिंदा हूँ या मर चुका ये देखने के लिए वो आ जाते हैं। इसके लिए हर साल सरप्राइज बर्थडे पार्टी ये अरेंज करते हैं। जब ये घर आते हैं सब रिलेटिव्स वहाँ आए हुए होते हैं। इन्होंने प्राइवेट म्यूजिशियंस बुलाए होते हैं और ये सब गाना सुन रहे होते हैं। ड्रिल्स वहाँ सूट वगैरह पहन कर आता है। फिलिप की जो असिस्टेंट होती है उसके पास उसे बैठना होता है। सब लोगों को उठा देता है और उसके पास वो बैठ जाता है। ये असिस्टेंट उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। वो कहती है तुम बराक ओबामा की तरह लग रहे हो। फिलिप इस पर बहुत ही खुश हो जाता है। जब ये ख़त्म हो जाता है तो घर में वो घूमता है। फिलिप की जो बेटी होती है वो रो रही होती है। उससे पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था उससे मेरा ब्रेकअप हो चुका है। उसने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है। वो उसे बोलती है मैं पैसे दूंगी, तुम जाकर उसे धमका कराओ, मुझे माफ़ी मांगने के लिए बोलो। ड्रिल्स इसके लिए मना कर देता है। ड्रिल्स उसे कहता है मुझे तुम क्या समझती हो। जाते जाते वो जोक करता है और पूछता है कितने पैसे तुम मुझे दोगी। जोक कर कर वहाँ से चला जाता है। फिलिप की बर्थडे पार्टी में उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी आया हुआ होता है। इस फ्रेंड को ड्रिल्स की पेंटिंग दिखाता है। फिलिप अपने फ्रेंड को बोलता है तुम्हें ये पेंटिंग बाय करनी चाहिए। इसकी 11,000 कीमत उसे बताता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि नया आर्टिस्ट है, मुझे बाय करना चाहिए या नहीं ये मुझे ज़रा समझ में नहीं आ रहा, पर तुम्हारी जो चॉइस है ये बहुत ही सही है, इसकी प्राइस डबल भी हो सकती है। वो अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट करता है और ये पेंटिंग बाय कर लेता है। अब इस पार्टी में ड्रिल्स सर्वेंट से पूछ रहा होता है ये जो फिलिप की असिस्टेंट है क्या इसकी कोई रिलेशनशिप है। ये सर्वेंट कहती है कि उसकी रिलेशनशिप है पर ये ऑन ऑफ होती रहती है, ये 1.5 सालों से चल रही है। ड्रिल्स को लगता है कि अभी भी उसके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिलिप क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा होता है। ड्रिल्स भी वहाँ आता है और इस म्यूज़िक का खूब मजाक उड़ाता है। उसे लगता है कि टॉम एंड जेरी जैसा ये म्यूज़िक है। ड्रिल्स बोर हो जाता है, अपना पॉप म्यूज़िक चलाता है और वहाँ खूब नाचता है। आज का दिन इन दोनों के लिए बहुत ही एंजॉयफुल होता है। रात में जो औरत होती है उसने एक लेटर फिलिप को लिखा होता है और उसमें उसका फ़ोटो उसने दिया होता है। फिलिप जब देखता है तो उसे बहुत पसंद आती है। ड्रिल्स भी कहता है कि बहुत ही सही है। इस औरत ने फिलिप को उससे मिलने के लिए बुलवाया होता है। जब मिलने का दिन आता है तो फिलिप बहुत सारे आउटफिट ट्राई करता है, बहुत ही नर्वस होता है। फिलिप के डॉटर का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, उसे धमका कर ड्रिल्स आता है, उसे माफ़ी मांगने के लिए बोल देता है। जब फिलिप रेस्टोरेंट में उस औरत से मिलने के लिए आता है तो बहुत देर हो जाती है, फिर भी वो नहीं आती। रात हो जाती है तो इसे बहुत बुरा लगता है और ड्रंक हो जाता है। ये ड्रिल्स को कॉल कर देता है। वो कहता है कि हमें ज़रा घूमने के लिए बाहर जाना है। एयरपोर्ट पर उसे वो लेकर जाता है। ये दोनों फिलिप के प्राइवेट जेट में बैठ जाते हैं। एक दूसरी जगह अब जाने वाले होते हैं। ड्रिल्स बहुत ही डरा हुआ होता है। वो कहता है कि तुम्हारा लक बहुत ही ख़राब है, तुम पैरालाइज्ड हो, तुम्हारी वाइफ भी मर चुकी है, तुम्हारे साथ ही यही सब एक्सीडेंट होते हैं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं मरना। ये बहुत ही डर चुका होता है तो उसमें बोल रहा होता है। आकाश में जब वो पहुंच जाते हैं तो क्लाउड्स का ज़रा टर्बुलेंस आता है। ड्रिल्स डर जाता है, उसे पूछता है यह क्या था। फिलिप कहता है कि हमारा फ्यूल टैंक टूट चुका है। वो उसे बोलता है कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत बोलो। फिलिप ड्रिल्स को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए उसे एक इन्वॉल्व देता है। इसमें पेंटिंग के $11,000 होते हैं। ये फिर हमें एक जगह पर आए हुए ये दिखता है। यहाँ सब लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे होते हैं। फिलिप एक इंस्ट्रक्टर के साथ ये पैराग्लाइडिंग करने के लिए आगे चला जाता है। ड्रिल्स को भी फोर्स करता है और ड्रिल्स भी इसका मज़ा उठाता है। ये बहुत ही एंजॉयफुल वीकेंड स्पेंड कर कर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ड्रिल्स का जो ब्रदर होता है ये वहाँ आया हुआ होता है। ड्रिल्स का ब्रदर अब घर नहीं जा सकता क्योंकि जो गैंग थी इसके साथ उसका कुछ गड़बड़ हो चुका है। अगर ये घर गया तो इसे वो मार सकते हैं। ड्रिल्स इसे देखता है, उसे ऊपर लेकर जाता है, इसे बहुत डांटता है। अब इस सिचुएशन को उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। नीचे जब ड्रिल्स आता है तो फिलिप और ये दोनों बात करते हैं। फिलिप उससे पूछता है कि ये कौन है। ड्रिल्स कहता है कि मेरा ब्रदर है पर ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअल में इसके मदर एंड फादर थे, वो दोनों मर गए थे। इसके बाद इसकी एंट और अंकल उन्होंने इसे पाला था। इनके बहुत सारे बच्चे थे और फिलिप की सिस्टर्स वगैरह इन सब को लेकर वो एक ही घर में रह रहे थे। इसके अंकल भी मर गए थे, इसकी आंटी थी जो इन सब को संभालती थी। ड्रिल्स के और भी कज़न थे, ये सब मिलकर एक घर में ही रहने लग गए। ड्रिल्स के ऊपर अब उसके ब्रदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए। इसी वजह से फिलिप उसे कहता है कि कब तक तुम मुझे हेल्प करते रहोगे, तुम जिंदगी भर ये जॉब नहीं कर सकते, तुम्हें अपने लिए एक अच्छा जॉब ढूंढना चाहिए। तुम्हें जब तक जॉब नहीं मिल जाता तब तक मैं एक लेटर साइन करने के लिए रेडी हूँ जिसमें अनएम्प्लॉयड है ये दिखाया जाएगा। अब ड्रिल्स भी इसके लिए मान जाता है। जिस दिन वो घर से जा रहा होता है तो असिस्टेंट से वो फिर से मिलता है। असिस्टेंट के साथ उसकी फियांसे होती है, ये एक्चुअल में एक लेस्बियन होती है। ये देखकर ड्रिल्स को बहुत ही अच्छा लगता है। उससे अब रीज़न मिल चुका है कि असिस्टेंट हमेशा उसे क्यों रेजिस्ट करती थी। सर्वेंट से भी मिलकर वो वहाँ से चला जाता है।
जाते वक्त नेबर को फिर से कहकर जाता है तुम यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। उसकी फैमिली से जब वो मिलता है तब उसकी फैमिली फिर से उसे अंदर ले लेती है। फिलिप के पास और एक नया केयरटेकर अब है, इसे ये थोड़ा भी पसंद नहीं आता। फिलिप को मसाज चाहिए होता है तो इसका केयरटेकर एक आदमी को बुलाता है। फिलिप को ये देखकर हमेशा जो ड्रिल्स के साथ वो मज़ा करता था ये याद आता रहता है कि नए केयरटेकर को बोलता है कि मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से उसे जाने के लिए बोलता है। वो उस पर हमेशा चिढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ड्रिल्स एक ट्रैवल कंपनी में जॉब के लिए आया है ये हमें दिखता है। वहाँ एक पेंटिंग होती है, जॉब इंटरव्यू लेने वाली लेडी, और इसमें एक बॉन्डिंग हो जाती है। फिलिप को यह जॉब मिल जाता है। एक दिन रात में फिलिप को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। उसका केयरटेकर उसे हेल्प करने के लिए आता है पर फिलिप को उससे हेल्प नहीं चाहिए होती है। अब जो सर्वेंट होती है ये ड्रिल्स को कॉल कर देती है। ड्रिल्स वो आता है, उसे ड्राइव के लिए लेकर जाता है। जो मूवी में फर्स्ट सीन हमें दिखाया गया था जिसमें पुलिस को वो जला दे रहा था, हॉस्पिटल में वो आ गए थे, ये सब सीन अब यही हुए थे। ये फिलिप को एक नई जगह लेकर जाता है। फिलिप की दाढ़ी बड़ी हुई होती है तो इसकी दाढ़ी भी वो करता है। इसकी दाढ़ी करते वक्त इसकी मस्टैच अलग अलग तरीके से काटता है। हिटलर जैसा लुक उसे दे देता है। ये देखकर ये बहुत ही हंसने लग जाते हैं। इस दिन ड्रिल्स फिलिप को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर आता है। ये दोनों जब बैठ जाते हैं तो ड्रिल्स कहता है कि अब मैं यहाँ से चले जाने वाला हूँ, तुम एक डेट पर यहाँ आए हुए हो। जो औरत थी जो फिलिप से नहीं मिली थी उसी औरत के साथ उसकी डेट ड्रिल्स ने अब फिक्स की है। ड्रिल्स वहाँ से जाता हुआ हमें दिखता है और उसकी जो लाइफ है इसे वो कंटिन्यू कर रहा है। यही मूवी एंड हो जाती है और यहाँ हमें कुछ बताया जाता है। इसके बाद फिलिप ने शादी कर ली है, उसकी 2 बेटियाँ भी है। ड्रिल्स ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी भी शादी हो चुकी है और इसके 3 बच्चे हैं। मूवी के लास्ट में हमें इन दोनों की रियल इमेज दिखाई जाती है। ये अभी भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे से मिलते रहते हैं और इनकी लाइफ इसके बाद ही बहुत ही अच्छी है। इस मूवी में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हमें दिखाई गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दीजिए यानी कि आपको सब मूवीज़ मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए। जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी जिसका नाम है ईडन। ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में एक कार की डिक्की में जे नाम की एक लड़की बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर और मुंह सब बंधा हुआ था। वो भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो किडनैप करने वाला आदमी बस सिगरेट पी रहा था और वो फिर उस डिक्की को वापस बंद कर देता है। अब मूवी इस इंसिडेंट के एक दिन पहले आती है। ये बात 1994 की है जहाँ पर जे नाम की एक टीनेज लड़की थी जो अपने फैमिली के रेस्टोरेंट पर काम करती थी और वो चोरी छुपे अपनी फ्रेंड एबी के साथ में सिगरेट पिया करती थी। यह एबी उसे शाम को अब बार में चलने को कहती है और उसके पास बार में जाने के लिए एक फेक आईडी कार्ड भी था क्योंकि जे अभी भी 18 साल की नहीं हुई थी। जे के पिता को पता था कि वो सिगरेट पीती है लेकिन वो उसकी मॉम को नहीं बताते और ये उन दोनों के बीच एक स्वीट सा रिलेशन शो करता है। फिर उसके पिताजी उसे एक रिंग देते हैं जो कि उनकी पुरखों की निशानी थी। अब रात को एबी और जे अपनी फेक आईडी से बार में जाते हैं क्योंकि जे 18 साल की नहीं हुई थी और ये सब उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वहाँ पर दोनों शॉट्स लेते हैं एंड देन एबी की नज़र एक चार्मिंग लड़के पर पड़ती है जो कि फायर फाइटर की ड्रेस पहने हुए था और वो उसके लिए ड्रिंक ऑफर करता है। जिसके बाद दोनों में बातचीत होती है और एबी दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ जाती है। फिर अब ये लड़का जे को घर तक छोड़ने के लिए राइड ऑफर कर रहा था। दोनों कार से जे के घर की ओर जाते हैं लेकिन जे के घर पहुंचने से पहले ही ये लड़का गाड़ी को बीच में रोक देता है और वो जे को किस करने लगता है। जे को ये पसंद नहीं आता और ये फायर फाइटर उस कार से उतरकर पीछे वाली कार में बैठे किसी आदमी से बात करने के लिए जाता है जो कि जे को बड़ा अजीब लगता है और वो देखती है कि जिस कार में वो बैठी है उसमें उस लड़के की बहुत सारी यूनिफॉर्म है जो कि नकली है और वो भागने की कोशिश करती है एंड देन जल्दी ही वो आदमी उसे पकड़ लेता है और अचानक सब ब्लैंक हो जाता है। सीन कट होके एक पुलिस ऑफिसर बॉब पर आता है जो कि किसी फार्म में जा रहा था। वहाँ पर 2 ऑफिसर पहले ही थे और उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी। उस लड़की के पैर में एक ट्रैकर भी था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाए इसलिए बॉब वहाँ मौजूद दोनों को मार डालता है।
सीन फिर से जय पर आता है, जो कि अब एक ट्रक में बैठी हुई थी और वहाँ पर और भी कई सारी लड़कियां थीं। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ट्रक एक जगह आकर रुकता है जहाँ एक आदमी उसे खींचकर बाहर निकलता है। वो अब एक ऑपरेशन थिएटर में थी, जहाँ पर एक बूढ़ी नर्स आती है जो कि जय को एक इंजेक्शन लगाती है और जय बस डर के मारे चिल्ला रही थी। जय की जब नींद खुलती है तो वो एक छोटे से रूम में थी जहाँ पर और भी कई लड़कियां बंक बेड पर थी। फिर वहाँ कुछ अनाउंसमेंट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक दो नहीं बल्कि कई सारी लड़कियां हैं जिनकी उम्र छोटी से लेकर बड़ी तक है और उन्हें भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है। उन्होंने बस नाम के कपड़े पहने थे और यहाँ पर बॉब आता है जो कि सभी को कुछ गिफ्ट देता है। जय अभी भी अंदर थी, वो बाहर नहीं आती और देखती है कि क्या चल रहा है। बॉब सभी को एक बिल्ली का बच्चा देता है। जय अभी भी बाहर नहीं आती और बॉब उसे कुछ दिन देता है इस माहौल में ढलने के लिए। अब अगले दिन जय बाकी लड़कियों के साथ बाथरूम में थी। वो नहाने जाती है, जिसके बाद एक नर्स सभी लड़कियों को चेक कर रही थी और फिर उन्हें कुछ ड्रग दिया जाता है। सभी अपना लंच करती है और सभी लड़कियां अपनी अपनी कैट से खेल रही थी, क्योंकि उनकी लाइफ में बस अब एक यही खुशी थी। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन वोग नाम का आदमी कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करके कहीं ले जाता है और उनमें जय को भी सिलेक्ट किया जाता है। उसे एक वैन में डाल के एक अननोन प्लेस पर ले जाया जा रहा था। उसे लेदर की ड्रेस पहनाकर उसे फिर एक प्लेस पर लाया गया था और कैमरे के सामने बांध देते हैं। जय के साथ जो भी हो रहा था वो उसके लिए बहुत घिनौना था और उसे जबरदस्ती ये करना पड़ रहा था। उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था और तो और उसे अपने क्लाइंट्स को सर्विस भी देना थी, जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी रात को जय अपनी रूममेट प्रिंसिला के सामने फुट फुट कर रोने लगती है। अब कुछ दिनों के बाद वाग उसे अकेले ही अपनी जॉब के लिए ले जा रहा था और उसके क्लाइंट ने जय को स्कूल गर्ल के कपड़ों में बुलाया था। उसके क्लाइंट का नाम जॉन था, वो शादीशुदा था और उसकी बच्ची भी जय की उम्र की ही थी। जय को जॉन के पास अकेला छोड़ के वाग बाथरूम में जाकर ड्रग्स ले रहा था। तभी उसे वहां पर चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि जॉन जमीन पर पड़ा है और जय उसे चोट पहुंचाकर भाग गई थी। जय ने जॉन के प्राइवेट पार्ट को काट लिया था और उसका मुंह पूरा खून से लाल हो रहा था। उसके कपड़े पूरे खुले हुए थे और वो भाग रही थी, लेकिन वॉग उसे पकड़ लेता है। वो एक घर में घुस गई थी जहाँ पर दो लेडी कॉफी एंजॉय कर रही थी और वॉग कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जो कि ड्रग एडिक्ट जय को पकड़ने के लिए आया है। वो उसे वापस लाकर जय को पनिशमेंट दी जाती है, जिसमें उसे बांधकर एक बर्फ से भरे हुए टब में डाल देते हैं और पूरी रात के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर बॉब वॉन को उसकी इस हरकत के लिए इंसल्ट करता है और एक थप्पड़ मार देता है। अब हम देखते हैं कि एक साल बीतता जाता है। जय भी अपने परिवार को भूलकर अपनी इस नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेती है और अब उसका नाम जय से ईडन हो गया था। उसे लगातार इंजेक्शन दिए जा रहे थे। वहाँ पर उसकी प्रिंसिला बेस्ट फ्रेंड बन गई थी और हम देखते हैं कि यहाँ पर लाना नाम की एक खूबसूरत लड़की थी जिसके हाथ में जय की रिंग थी, जो कि उसके फादर ने उसे दी थी। जय प्रिंसिला को बताती है कि वो अभी 19 साल की है और प्रिंसिला का कहना था कि वो कैसे यहाँ पर बच गई है, क्योंकि इतनी कम उम्र की लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया जाता है। फिर तभी वहाँ से एक आदमी आता है और प्रिंसिला को घसीट कर ले जाता है। शाम के समय देखते हैं कि जय यानी कि एडन को फिर से अपने क्लाइंट्स को फिर से सेटिस्फाई करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बार ये पार्टी बहुत बड़ी थी। जय की ड्रेस भी अलग थी और वो एक चाइनीज लड़की बनकर गई हुई थी और हम देखते हैं कि जय अब एक साल में इस काम को करने में परफेक्ट हो गई थी। अब वापस लौटते समय ईडन वैन में अपने हील्स को तोड़ के छुपा लेती है। ईडन जब रूम में आती है तो वो देखती है कि प्रिंसिला कहीं नहीं दिख रही थी, शायद उसे भी मारकर फेंक दिया गया होगा। ईडन रात को अपनी छुपाई हुई सैंडल निकालकर लाना पर अटैक कर देती है और उससे अपने डेड की दी हुई रिंग वापस ले लेती है। वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। फिर वॉन ईडन को खींचकर दूसरे कमरे में ले जाता है और वो ईडन से इम्प्रेस हो गया था। वो उसे पनिशमेंट के रूप में ईडन को अपनी रिंग निकलने के लिए बोलता है और ठीक ईडन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। वॉग को लग रहा था कि ईडन अपनी एज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ईडन उसकी सिंपैथी के लिए रोने लगती है और कहती है कि बाकी की लड़कियां वॉग के पीठ पीछे उसे कुछ भी बोलती है कि वो बस यहाँ का एक नौकर है। ईडन उसे फंसाना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं फंसता। अब कुछ दिनों के बाद ईडन को बाकी लड़कियों के साथ एक पार्टी में ले जाया जाता है जहाँ पर उन्हें सर्विस देना थी। पार्टी खत्म होने के बाद वॉन होस्ट से पेमेंट मांगता है और वो होस्ट उसे कुछ पैसे काटने को कहता है। दोनों में कहासुनी होती है और वॉग अपनी गन से उसे डराकर बाकी का पेमेंट ले लेता है। रात के समय ईडन टॉयलेट जाती है जहाँ से वो अपनी रिंग को निकालती है, जो कि वॉग के कहने पर उसने निकल ली थी।
जिसे धोकर वो वापस पहन लेती है, क्योंकि इसी से उसे अपनी पुरानी लाइफ और पेरेंट के बारे में पता था। धीरे धीरे एडन के लिए सब कुछ बदल रहा था। वो उसे क्लाइंट के पास न भेजकर खुद अपने घर ले जाता था, जहाँ पर वो उससे सफाई करवाता है। उसे वॉन के बचपन की फोटो मिलती है और साथ में वो आदमी भी था जिसने एडन यानी कि जे को फंसाया था। जहाँ पर सभी गर्ल्स को रखा गया था वो एक बड़ा सा वेयर हाउस था और वहाँ पर उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता था। लाना को कस्टमर के कॉल्स अटेंड करने की जॉब मिली थी, लेकिन वॉग अब ईडन को वो काम दे देता है, जिससे कि लाना गुस्सा होती है और सब समझ रहे थे कि वॉग ईडन के करीब आ रहा है। ईडन अपना काम बहुत अच्छे से करती है ताकि वो उसका विश्वास जीत सके। और इधर हम देखते हैं कि बॉब एक सेमिनार में है और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग के ऊपर स्पीच दे रहा है, जिसके बाद में एक ऑफिसर उसे मिलता है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर ही काम कर रहा था। वो बॉब से उस केस के बारे में पूछता है जब दो पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया था, जो कि असल में बॉब ने ही किया था। और वहाँ पर मिली उस लड़के के पैर में ट्रैकर था, जिससे कि असली गुनाहगार तक पहुँचा जा सकता था। और ये सब सुनने के बाद में बॉब को समझ आ गया था कि अब उसके लिए मुश्किल और बढ़ने वाली है। यहाँ पर वॉग ईडन को अपने साथ कहीं ले जाता है, जहाँ पर बॉब उसका इंतजार कर रहा था। वॉग की वैन में से 2 लाशें भी थी जिन्हें वो ठिकाने लगाने के लिए लाया था, और इनमें से एक लाना की लाश थी। वो उसे बीच लेक में लाकर पानी में डाल देते हैं और एक बार फिर बॉब वॉग की इंसल्ट करता है, जिससे गुस्से में आकर वॉग बॉब को पीछे से अटैक करता है और मार डालता है और बॉब की भी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है। अब कुछ दिन के बाद वॉग ईडन को एक अनजाने घर ले जाता है, जहाँ के लोगों को पता था कि उन्होंने बॉब के साथ क्या किया है। ईडन को अब वॉशरूम जाना था और वो अंदर जाकर देखती है कि उस घर में एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर था। ईडन को वहाँ पर एक रूम का दरवाजा भी खुला हुआ दिखता है, जिसके अंदर प्रिंसिला थी और वो प्रेग्नेंट थी। प्रिंसिला को वहाँ पर कुछ महीनों पहले लाया गया था, लेकिन ईडन को नहीं पता चल रहा था कि प्रिंसिला को ऐसे यहाँ पर क्यों रखा गया है। जब प्रिंसिला चिल्लाने की कोशिश करती है तो एडन उसे चुप रहने का कहकर बाहर चली जाती है, जहाँ पर सभी न्यूज़ देख रहे थे जिसमें बॉब के मरने की खबर थी। लौटते समय एडन ड्राइव कर रही थी और वॉग उससे पूछता है कि क्या उसने घर में कुछ देखा, और वो उसे बस उस ऑपरेशन थिएटर के बारे में ही बताती है। वॉग को फिर भी कुछ अजीब लग रहा था। वो उसे कार रोकने को कहता है और फिर वैन से एक लड़की को निकालकर एडन को उसे मारने को कहता है, और ऐसा नहीं करने पर उसे खुद को मारना होगा। ईडन के पास कोई और रास्ता नहीं था और इसीलिए वो ट्रिगर दबा देती है, लेकिन असल में उस गन में बुलेट्स ही नहीं थी। वॉग बस ईडन के भरोसे की जांच कर रहा था। बॉब को मारने के बाद में सब कुछ बदल गया था। उस वेयरहाउस का ध्यान अब वॉग रखता था और वो अपने गार्ड्स को पनिशमेंट दे देता था। वॉग उस वेयरहाउस को कहीं और शिफ्ट कर रहा था क्योंकि पुलिस अब उन तक पहुंच सकती थी। इधर ईडन नर्स के पास जाती है, जो कि उसे एक स्टोरेज हाउस पर ले जाती है, जहाँ पर लड़कियों के पुराने सामान थे। फिर सभी गर्ल्स को ट्रक में भर के कहीं ले जाया जा रहा था, लेकिन इस ट्रक में ईडन नहीं थी। वो कहता है कि ईडन बहुत लकी है क्योंकि वो उन लड़कियों के साथ नहीं जा रही है, बल्कि वो वॉग के साथ है। वॉग ट्रक से ये सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन पहले वो बाथरूम जाता है और यही मौका था ईडन का कुछ कर देने का। वॉग जब बाथरूम में था तो ईडन किचन से कीड़े मारने का स्प्रे लाकर उसे वॉग के ड्रग वाले पाइप में स्प्रे कर देती है और उसे पीने के बाद में वॉग बेहोश हो गया था। फिर ईडन अपने पैर का ट्रैकर काटती है और वॉग का केस लेकर वहाँ से कुछ इंजेक्शन को ले लेती है और वॉग की गाड़ी लेकर वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो अपने घर नहीं जाती, वो पहले उस घर जाती है जहाँ पर प्रेग्नेंट प्रिंसिला को कैद किया हुआ था, और जिस आदमी ने प्रिंसिला को कैद किया था वो उस आदमी को पैसे के बदले उसे छोड़ देने के लिए बोलती है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता और इसीलिए एडन उसे वो इंजेक्शन देकर मार डालती है। अब ईडन प्रिंसिला को उस कैद से आज़ाद कराती है और दोनों कार से जा रहे थे। फिर ईडन रास्ते में कार को रोकती है और पब्लिक फोन से अपने घर पर कॉल करती है। ईडन के पेरेंट्स उसकी आवाज़ सुन के उसे पहचान जाते हैं, जो कि उसका न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। फिर वो उसके असली नाम जेसो से पुकारते हैं और एडन बस रोए जा रही थी क्योंकि उसे किसी के मुंह से अपना असली नाम सुने बहुत टाइम हो गया था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, असल में ये मूवी चोंग किम की लाइफ पर बेस्ड है, जो कि असली जे है। किम साउथ कोरिया में पैदा हुई थी और उसे यूएसए से किडनैप कर लिया गया था। चोंग किम आज एक एक्टिविस्ट है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काम करती है। दोस्तों, किम तो बच गई थी, लेकिन बाकी लड़कियों के साथ में क्या हुआ होगा सोचने वाली बात है, और ये इंडिया और बाकी देशों में भी रोज होता है। दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं फिर आऊँगा एक और वीडियो को लेकर।